साहिल जी, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो आपको लगता है ये आजकल रेलेवेंट है या ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है? दोस्तों के तो गर्लफ्रेंड भी बहुत हो गई होंगी। लड़कियों को ऐसा लगता था इसमें बहुत एटीट्यूड है, दिल्ली का लौंडा है, बाप का बिजनेस है, बड़ा आदमी है और ये हमसे बात नहीं करता क्योंकि उसको एटीट्यूड ये लपास का नाम का थोड़ा शार्क टैंक बड़ा पॉपुलर चल रहा है, तो डू यू थिंक कि एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म? हाँ, अच्छा है उन लोगों के लिए जो तो अगर हमारे व्यूअर्स को अगर 2 लाइन अगर आप अपने गाने की सुना दे तो विल बी मोर देन हैप्पी। ओवे मैं थक गई सजना तेरी मिन्नता कर कर के, वे तू कदर ना पाਉਂਦਾ बड़ा देखिया मर मर के, जे तू शक मेरे ते करदा ना तां तोड़ दे वे यारा, साडी निभणी नहीं तू छल्ला मोड़ दे वे यारा, साडी निभणी नहीं तू छल्ला मोड़ दे वे यारा। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट। ही इज मिस्टर साहिल खन्ना। ही इज अ फेमस यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एंड एन एंटरप्रेन्योर। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में और उनकी 100 करोड़ की कंपनी के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली बेची है, एंड मच मोर। लेट्स एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। वेलकम टू द शो साहिल जी। हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर ग्रेटफुल। हाँ, फ्री हूँ यार अब तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वेला ही हो गया हुआ है, टाइम तो होता है। बहुत अच्छी बात है। साहिल जी, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। ये जो हमारा पॉडकास्ट है प्योरली आपको जानने के लिए, थोड़ी आपकी विजडम लेने के लिए और कुछ लर्निंग के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तो विल स्टार्ट ग्रेजुअली। तो पहले तो आप अपने थोड़े स्कूल और कॉलेज के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बताएं। मेरी स्कूलिंग में बहुत छोटे स्कूल से करी है, लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल। मेरी वाइफ मजाक बनाती है छोटी परियों का स्कूल। ओके। तो छोटा स्कूल था। ओके। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को एक बेस जो प्रोवाइड किया उसी स्कूल ने प्रोवाइड किया। अच्छा। रीज़न क्या था कि मैं एक स्टूडियस बच्चा नहीं था। जो बच्चे होते हैं ना, जो सबसे बिगड़े हुए होते हैं क्लास के। यू मीन टू से बैक बेंचर्स? बैक बेंचर्स तो नहीं था वो, क्योंकि मैडम बिठा के आगे बिठा देती थी बाहर के। बट हम वो बच्चे थे जो सबको मारते थे। अच्छा। जो गुंडे थे स्कूल के। सीरियसली? हाँ। 8th क्लास में मैंने 10th, हमारा स्कूल 10th तक था वो वाला। ओके। तो 8th क्लास में मैंने 10th क्लास का जो डॉन होता था स्कूल का, उसको मार दिया था। वाओ। तो उस टाइप का मैं था, मतलब ये अच्छा। मान के चलो। ओके। और मेरे टीचर्स जो थे उनको लगता था ये लड़का कुछ नहीं करेगा। मतलब एक नोटोरिटी थे आपके नाम के साथ? हाँ। अच्छा। और कभी पढ़ता नहीं था, पढ़ने का शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, अब ये कह सकते हो। बट टीचरों ने बहुत मारा, घर वालों ने बहुत डांटा, ट्यूशन वालों को भी कहते थे मारो इसको। सीरियसली? तो इस चक्कर में मेरा कंसेप्ट बिल्ड हो गया, मैं कहूँगा। ओके। टीचर्स ने एक चीज़ और अच्छी करी मेरे साथ में, क्योंकि मैं लड़कों वाला था। ओके। और उस जमाने के लड़कों में और आज की जनरेशन के लड़कों में थोड़ा फर्क है, जी। मुझे जो लगता है। जी। हमारे जनरेशन के जो लड़के, इनफैक्ट जो मेरे दोस्त थे, हम सब ना लड़कियों से डरते थे। अच्छा। हमको ऐसा लगता था लड़कियां ठीक है, हम्म। और लड़कों में हम शेर। अच्छा। तो लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता था मैं, ऐसा था। इंट्रोवर्ट थे? मैं एक्सट्रोवर्ट था दूसरे सेंस में? बट लड़कियों के लिए मैं इंट्रोवर्ट था, ये मान लो आप। तो लड़कियों से तो आवाज ही नहीं निकलनी कि और ये लड़की कब तक, ये हाल कब तक था आपका? ये हाल लंबा था, अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। प्लीज। उसके बाद मेरे को टीचरों ने सिंगिंग में डाल दिया। ओके। मैं लड़कियों के साथ में खड़ा होकर हे शार दे मार करता था। अच्छा। अब वो क्यों किया गया? क्योंकि मेरी एनर्जी बंद जाएगी। ओके। क्योंकि मैं लड़कियों से डरता था, टीचर्स को समझ में आता था, इनफैक्ट प्रिंसिपल मैम को समझ में आता था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को स्ट्रैटेजिकली लड़कियों के बीच में गाना गवाने के लिए रख दिया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था गाने का। बहुत बढ़िया। पर करते करते अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा सिंगर बन चुका हूँ, सिर्फ उसी चीज़ के चक्कर में। ओके। स्कूल चेंज करता हूँ, 11th क्लास में पहुँचता हूँ। अब मैं नॉन मेडिकल लेता हूँ। अच्छा, नॉन मेडिकल लिया? हाँ, मेरे जो 10th था उसमें 64-65% आए थे। अच्छा। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, सही बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी। अच्छा। 65-60। ये आप रिलीजियसली कह रहे हो कि मैंने मेहनत करी? हाँ, मैंने जेन्युइनली मेहनत करी थी। नंबर नहीं आए तो वो ठीक है, कुदरत है। ठीक है। 11th-12th स्कूल चेंज किया। मैंने पापा को बोला, पापा अच्छा कोई भी स्कूल दिला दो मुझे, मेरे को नॉन मेडिकल ही चाहिए, मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं। ओके। फिर मैं एक नए स्कूल में गया। अब वहाँ पे मेरी पुरानी इज्जत नहीं थी। समझ गया। वहाँ पर क्या था कि मेरे से कोई आंख नहीं मिला सकता था। किसी को ये कह दिया तो सबको पता है कि क्या होगा। ओके। यहाँ पर मैं एक नए उससे आ रहा था, मैंने कहा अब यहाँ पे किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं कैसा था। तो मैंने अपना एकदम पर्सनालिटी शिफ्ट किया। कौन से स्कूल में गया आप? मैं माउंट आबू गया। अच्छा। ये लोकल स्कूल है। ओके।
माउंट आबू स्टेट Okay. की चेंज करी, ठीक है। दिल्ली के अंदर ही Okay. स्कूल है। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पर ऐसी इमेज बनाई कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, Studious. स्टूडियस, Okay. बहुत पढ़ाई करी, तो मतलब सबको लगता था ये लड़का आग लगा देगा। Okay. 11th क्लास का रिजल्ट आया 62%। Okay. मेरे को फिर धोखा हो गया। मैं कहा भाई इस बार तो मेहनत करी थी जनरली। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार 11th और 10th में ना बहुत लेवल अप हो जाता है। Correct. 10th में जो होता है नॉन मेडिकल में, जैसे आप 11th में जाते हो आपको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगा हो रहा होगा, Right. ठीक है। Right. अब 12th में मैंने स्टार्टिंग से मेहनत करनी शुरू करी Okay. कि पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ों में नहीं था मैं कि Right. मतलब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। 12th का रिजल्ट भी सेम ऐसा ही आया, 64-65%। 12th में भी? हाँ। Oh. बट लकीली क्या था, मैंने एंट्रेंस दे दिए थे, अच्छा। और एंट्रेंस में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। Good. AIEEE में मेरी शायद 23,000 रैंक थी ऑल इंडिया। अच्छा। ऐसे सुनने में तो बेकार लगती है, बट नहीं, but अच्छी होती, ठीक it's ठाक quite an होती है। achievement, no doubt. तो जो मेरे जैसे बच्चे के लिए 23,000 टशन था कि Right. मेरे सारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक मेरी ये थी। फिर मेरे को चाहिए थी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर का कीड़ा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। पर पापा ने मुझे सीधी सी बात बोली कि बेटा देख ले, हमारा केमिकल का काम है, अच्छा। तू कंप्यूटर करेगा तो तेरे को अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, और अगर तू हमारे साथ आ गया तो तेरा तो रास्ता सेट है। मेरा Okay. लालची आदमी कहता ठीक है ठीक है। केमिकल कर लेंगे। तो लेगेसी बिजनेस की लेगेसी ज्वाइन कर हाँ, मतलब सिंपल सी बात, सेफ चॉइस थी ना, क्योंकि करेक्ट। मैं तो कोई कभी स्टूडियोस था ही नहीं, और करेक्ट। दिमाग में यही पैटर्न बना रखा था, और कुछ तो होता नहीं जिंदगी में। राइट। आइदर नौकरी होती है, बिजनेस होता है, पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये ज्वाइन कर लेंगे। राइट। तो उस टाइम 2 ही बड़े कॉलेजेस थे, एक नॉर्थ बेल्ट के अंदर 3 थे। एक हमारा कॉलेज नया नया खुला था, एक था मुजफ्फरनगर के अंदर जो केमिकल इंजीनियरिंग करा था, और एक अच्छा। अन्नामला यूनिवर्सिटी थी जो कोर करा रहे थे। अच्छा। पेट्रोलियम स्पेसिफिक वाले बहुत सारे थे, ओके। बट जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग करा रहे थे वो यही थे। अच्छा। तो अन्नामलाई मेरे को जाने नहीं दिया, ओके। मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया, ले दे के देहरादून का कॉलेज जो बना, पास पड़ता था। जो पास बनता था वहीं गया मैं। ओके। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग वहीं करी। तो अगेन 12th से इंजीनियरिंग जा रहा था, नई जगह पे जा रहा था, कोई लोग मुझे नहीं जानते थे। एक और चॉइस मिली पर्सनालिटी चेंज करने की, अच्छा। तो फिर वहाँ पे फिर थोड़ी पर्सनालिटी चेंज करी। ओके। तो बेसिकली फाइनेंशियली उतना सही हालत नहीं थी घर की। अच्छा। जब मैं बड़ा हुआ तो ओके। 12th तक आते आते ठीक ठाक हालात होने लग गए थे, मतलब ठीक ठाक मतलब बहुत बुरे हाल नहीं थे। उससे पहले ओके। फाइनेंशियली हमको पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रोड पे सोते थे, बहुत बुरा हाल था। अच्छा खासा था कि मतलब घर वाले चीज़ें दे रहे थे, खाने को मिलता था, सब कुछ मिलता था, मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास वाला सीन था। हाँ। कि अपना घर नहीं था, रेंट पे रहते थे। अच्छा, रेंट पे थे? रेंट पे रहते थे, ऐसा ऐसा सीन था सारा का सारा। फिर 12th में जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मैंने कहा अब मेरे को कोई जानता नहीं है, और तब तक हमारा अपना घर भी हो गया था, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही थी, तो मैंने अपनी पर्सनालिटी एकदम फिर से चेंज करी। ओके। अब मैं लौंडा बन चुका था जो इंजीनियरिंग के, मतलब मैं लड़ाई झगड़े में नहीं था, ओके। बट वो था कि जो स्टड है कॉलेज का। ओके। मैं गाना गाता था, तो वहाँ पे गाने गा रहा हूँ, नाम कमा रहे, फेम कमा रहे, मतलब उस टाइप का वाला फील था पूरा। तो उस वक्त तो गर्लफ्रेंड भी बहुत हो गई होंगी। नहीं, वही डर तो वही था ना। अच्छा, लड़की से बात नहीं होती थी मेरे ओके। से। ओके। और ये एक गलत चीज भी थी कि लोगों को ऐसा लगता था मेरे में बहुत एटीट्यूड है, लड़कियों को खास। अच्छा। लड़कों को तो दोस्त था मैं, हाँ। लड़कियों को ऐसा लगता था इसमें बहुत एटीट्यूड है, दिल्ली का लौंडा है, बाप का अच्छा। बिजनेस है, हाँ। बड़ा आदमी है, और ये हमसे बात नहीं करता क्योंकि उसको एटीट्यूड है। राइट। बट एक्चुअली वो था कि मुझे डर लगता था उनसे बात करने से, मुझे अच्छा। लगता था मार देगी चपेट, मैं बात करने जाऊंगा चपेट पड़ेगी। ओके। इंजीनियरिंग होती है, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलता हूँ जो मुझे बहुत जिंदगी सिखाते हैं, ओके। मतलब जिंदगी मतलब बकचोदियाँ सिखाते हैं कि कैसे कैसे जिंदगी जीनी है। राइट। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में डिसाइड करता हूँ मैं इंटर्नशिप, मतलब जो फाइनल ईयर की इंटर्नशिप होती है वो पापा के पास करता हूँ। ओके। तो वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि यार मेरे को ना बिजनेस नहीं आता। ओके। अब कहानी क्या थी, इंजीनियरिंग के ना फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। काम करना इन द सेंस, एक दोस्त था वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को वेबसाइट बनवानी है, बन जाएगी? अच्छा। बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, मतलब मेरे को आपका कंप्यूटर forte साइंस था। करनी थी, मेरे को थोड़ा समझ में आता था, और मेरे दोस्त थे कंप्यूटर साइंस के, तो मैं भाई क्या दिक्कत है, इनसे बात करूंगा, ये कर देंगे। अच्छा, तभी से शुरू कर दिया तो मैंने वो उनके पास गया, उनको भी नहीं आता था। अच्छा। तो फिर हमने इंटरनेट से देख देख के कर दिया, ऐसे कर करके हमारे पास काम बहुत अच्छा आना शुरू हो गया था। तो इंजीनियरिंग जब तक खत्म हुई तो मैं अच्छा खासा काम कर रहा था। तो यानी आप फर्स्ट ईयर से ही प्रोडक्टिव हो गए थे, पैसा आना शुरू हो गया था, और इंजीनियरिंग के फाइनल तक मेरे पास ठीक ठाक कमाई थी। वेरी गुड। ओके। तो मैं जब पापा के पास गया तो मैं उस एटीट्यूड से गया, मुझे आता है, मैं पैसा कमा रहा हूँ,
बट जब पापा के पास वहाँ बैठे तो मुझे लगा मुझे यार क्या मतलब है, Right. आइदर मैं गलत हूँ या ये गलत है। राइट, तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं एमबीए करूँगा। ओके, तो फिर मैंने कैट की तैयारी करी, फिर एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया, ओके, जो अगेन थोड़ा छोटा ही कॉलेज है, फिर वहाँ पर एमबीए करी। अब यहाँ पर अगेन पर्सनैलिटी स्विच आ रहा था मेरे साथ। हमेशा ये रहा, जब भी मेरे पास लाइफ में कुछ चेंज आ रहा था मैंने कहा भाई ये अपॉर्चुनिटी अपने आप को लेवल अप करने की। और आप अडॉप्ट भी कर लेते थे, बेस्ट पार्ट है ना? सूडो मतलब मुझे ये समझ में आता था कि अगर मैं फोर्सफुली अपने आप को बदलूंगा, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डर लगेगा और काम हो जाएगा। करेक्ट, तो कॉलेज जाने से पहले की कहानी है, जब मैं अपने कैट का एग्जाम देने के लिए गया हुआ था, ओके, मेरे को डेंगू हुआ था। अच्छा, तब, उससे पहले, ओके, उससे 15 दिन पहले। राइट, तो 15 दिन पहले नहीं, मतलब मैं उससे 4 दिन पहले हॉस्पिटल से आया हूँ, अच्छा, और मैं ऑलमोस्ट 28 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, 28 डेज, और 16-17 दिन में आईसीयू में था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ओके, ये गया। ओके, मेरे घर वाले दो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, अच्छा, और मैं चिल मार रहा हूँ, मैं डॉक्टरों से बातें कर रहा हूँ और बताओ क्या चल रहा है। हम्म, उस टाइम मेरा नया नया टैटू बनवाया था, अच्छा, ओके, तो सारे डॉक्टर आके मैं टैटू के बारे में पूछते हैं। मैं कहा, भाई मैं सिंगर आदमी हूँ, अच्छा, तो माइक पकड़ता हूँ, सबको दिखाता हूँ मेरा टैटू क्या है ये, और मैं अपने अलग ही टशन में हूँ, और मुझे पता नहीं कि वो मुझसे ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं कि इसका इमोशन अच्छा हो। हाँ, करेक्ट, तो जब मैं गया कैट का एग्जाम देने के लिए, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं बच गया, तो अब ना अपने डर को खत्म करना है। तो सबसे बड़ा डर था मेरा लड़कियों से बात ना करने का। राइट, मैं कहा आज मैं किसी लड़की का नंबर लेके आऊंगा, अच्छा, ये टारगेट है मेरा। ओके, अब मैं बस में गया, दिल्ली से बस में गया, बैठा, देख रहा हूँ साथ में लड़की बैठ जाए, नहीं बैठी। ओके, फिर उसके बाद में मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ देहरादून से मसूरी। ओके, तो वहाँ पर एक जगह पे स्विचिंग होती है, ऑटो लेते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की मिल गई, वो ऑटो में बैठ गई। ओके, तो मुझसे पूछ रही यहाँ तक जाएगी, मैंने कहा हाँ यहीं तक जाएगी। ठीक है, हम्म, अभी मेरा कुछ दिमाग में नहीं है। उसके बाद वो भी वहीं उतरी, मैं वहीं उतरा, फिर हम बस में भी सेम बैठे। अच्छा, तो उसको भी उसी कॉलेज में जाना था एग्जाम देने के लिए कैट का, जहाँ पे मैं जा रहा था। लक वुड हैव इट, ओके, तो मेरे को समझ में आ गया ये मेरे साथ जा रही है। अब मेरे दिमाग में वो थॉट भी चल रहा था कि भाई इसी का नंबर लूँ, इससे बात करूँ ना करूँ, और वो डर अंदर से है कि भाई कुछ बोलूंगा चपेट पड़ जाएगी, एग्जाम खराब हो जाएगा। राइट, तो सोच रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद गया, मैंने कहा आप भी इसी कॉलेज में जा रहे हो? हम्म, कहती हाँ। मैंने कहा कैट का एग्जाम? अच्छा, मैंने कहा अच्छा किस कॉलेज से हो? ये ऐसी नॉर्मल बात करनी शुरू करी। मैंने कहा हाय साहिल, ठीक है हो गया। अब एग्जाम दे के आए, एग्जाम देने के बाद मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया था। अच्छा। मतलब बहुत बढ़िया नहीं गया था, इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा क्वांट्स बहुत अच्छा गया था, Okay. बाकी इतने अच्छे नहीं गए थे। Okay. हुआ क्या था, मेरा ना प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, और मेरी हाँ। रिकवरी उस लेवल की हुई नहीं थी। राइट, तो मेरा ना ऐसे स्क्रीन शेक करने लग गई थी आंखों के आगे। ओह, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आंखें धोनी है, मेरी हालत बुरी हो रही है, वो अलाउड था नहीं। तो उन्होंने मेरे को पानी की बोतल प्रोवाइड करी, मैंने वहीं पे धोया। अच्छा, एक बार हो गया, 15 मिनट के बाद फिर शुरू हो गया। अब मैं उनको बार बार तो बोलूंगा नहीं, मुझे भी अंदर से अजीब लग रहा Yes. था। तो जो हुआ वो कर दिया। बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मेरे को तो पता है जो मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसको शोकेस करना है, जिसमें बुरा हूँ क्यों शोर मचाना है। करेक्ट, तो पूछा गया, मैंने कहा ठीक ठाक हुआ, क्वांट्स बढ़िया हुआ मेरा। अब क्वांट्स में तो सीधा आंसर होते हैं ना। सही बात है, तो उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताना शुरू किया। अब बातचीत हुई, उसको भी नीचे बस में आना था, हम बैठे साथ में बैठ के आ रहे हैं नीचे। अब जब वो उतरी, मैंने उसको यार अपना नंबर तो दे, सीधा फोन देके। अच्छा। मैंने कुछ नहीं ऐसे, मैंने कहा नंबर तो दे। तो रुकी, उसने नंबर दे दिया क्या बात है, और हाई हो गया काम। उसके बाद मैं अपने रूम पे आया, और मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही जबरदस्त लड़की वास्ता, अच्छा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। Okay. और वो मुझे हमेशा ताने देता था कि तेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने उसको बताया देख नंबर लेके क्या आओ। बात है, तो वो मुझे कहता चल चल बात कर बात कर बात कर बात कर। मैंने उसको मैसेज किया हाय साहिल सर, ये रिप्लाई आ गया। वो हाई ये तो काम हो गया। फिर मैंने कुछ ऐसे इमोशन से सोचा नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा या कुछ करूंगा, बट मेरा ये था कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए, बस बात करता हूँ। MBA करने के लिए गया फर्स्ट डे, तो यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। तो मैं उठा, सबसे पहले लड़की के साथ जाके बैठा। सीरियसली, अब जब मैं बैठा, मैंने उसको बोला हाय साहिल, कहता है यार ठीक है बात करी नॉर्मल। अब जितनी लड़की आई वो लड़कियों के साथ ही बैठेगी, करेक्ट, तो 70-80% लड़कियां वहीं बैठ गई। हाँ, अब मैं भी उनके साथ बैठा हूँ। वाह, अब वो जो कॉलेज का क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन, जो भी कहते हैं उसको, इंडक्शन को जो भी कहते हैं, उसमें हमको लेके गए कि आ जाओ इंडक्शन के लिए। अब वहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया हुआ है, वह ये चल रहा है। उन्होंने बोला कि अपना एक पेपर लो, सबके सब पेपर दिया, इस पे अपना बिगेस्ट फियर डालो। अच्छा, अब मैंने फियर डाल दिया, भाई मैं बैठा हूँ घुटने के ऊपर, लड़की सामने है और मैं डर रहा हूँ, और अब उसको ऐसे फोल्ड करके फेंकना था दूसरी साइड पे। अच्छा, तो मैंने फेंका, उसमें से एक बंदे ने खोला, उसने देखा और हंसना शुरू, वो लेट गया। तो मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, भाई क्या है ये? अच्छा, तो मेरा उसने देखा, कहता ये किसका है? हम्म, हाँ मेरा है। हम्म,
तो उसने बोला, कहता है इसमें क्या बनाया है? मैं कहा भाई मेरे को लड़कियों से बहुत डर लगता है, और जेन्युइन था, सीरियसली बताऊं, तब तक मेरा कोई फियर खत्म नहीं हुआ था। वो तो मैंने स्ट्रेटेजिक मूव लिया कि मैं कॉन्शियसली लड़की के पास जाके बैठूंगा, कि अगर मैं बैठूंगा तो मेरा फियर दूर होगा, और नई पर्सनैलिटी बनानी है इस जगह के ऊपर। तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया की तरह लड़कियों के बीच में बैठा हुआ और बोल रहा है लड़की से बात कर रहा है। तो मैंने देखा इधर लड़कियां, आगे लड़की, पीछे लड़की, क्योंकि वो सब ग्रुप इकट्ठा आता है और इकट्ठा बैठ जाता है। मैं ये तो सही है। तो फिर मेरे को पूरे कॉलेज में छेड़ा गया 6 महीने तक, भाई तो कृष्ण कन्हैया है। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरा नंबर ठीक है, इंजीनियरिंग में भी मेरे नंबर ठीक है। इंजीनियरिंग मैंने क्लोज टू डिस्टिंक्शन करी है, 74.9%। वंडरफुल। और मैंने MBA 84% के आसपास कंप्लीट। ओके। और इन बिटवीन मेरी एजेंसी चल रही है। अच्छा, वो काम बंद नहीं है मैंने। अच्छा, ओके। इन बिटवीन मेरा वो सारा का सारा काम चल रहा है, ओके। क्योंकि मैंने उन लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया था। ओके। फिर जॉब करी, जॉब के बाद में गर्लफ्रेंड बन गई फाइनली। ओके। ये कौन सा ईयर में हुआ? 2016। और कॉलेज का कौन सा ईयर था? कॉलेज तो खत्म हो गया था। MBA में था ना ये? MBA के बाद भी? MBA के बाद की बात है। ओह, ये तो काफी लेट हुआ। हाँ, लेट। तो कॉलेज में ये हो चुका था कि मैं लड़कियों में पॉपुलर था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था। ओके। मेरे को कोई एज एन ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि मैं एकदम मोटिवेशन से गया था, मुझे करियर में कुछ करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। वैसे साहिल एक बात बताइए, जो नॉर्मल सिंगर्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर या स्कूल के अंदर, वो बड़े पॉपुलर होते हैं लड़कियों के बीच में, उनकी गर्लफ्रेंड बाय डिफॉल्ट बन जाती है, तो आपकी बनी नहीं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। एनीवेज, तो हम थोड़ा इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा कुछ अपने जो एंटरप्रेन्योरल जो आपने वेंचर स्टार्ट किए उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक तो मेरे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी। Correct. वो एजेंसी नहीं थी, एक तरह से फ्रीलांसिंग गिग थी, जो दोस्तों के साथ मिलके करी गई। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में मैं MBA में, मैंने जैसे बताया, पढ़ाई लिखाई का मन था पूरा का पूरा। तो मैंने उन लोगों को फिक्स सैलरी देना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों वेरिएबल, मतलब जो काम आता, जैसे मान लो किसी क्लाइंट से मेरे पास 20,000 रुपये आए, तो मैंने 7-8 हज़ार खुद रख लिए, थोड़े थोड़े उनको दे दिए। तो ऐसे चलता था। मैंने उसको कहा सब छोड़ो, मैं तुमको फिक्स देता हूँ, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। अच्छा। तो वो भी खुश, मैं भी खुश। ओके। अब वहाँ डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ चलती है, रिटेनर। ओके। जहाँ पर मंथली फिक्स लेते हो। तो उस टाइम पे मैं उसको रिकरिंग बोलता था। ये तो बाद में बोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या कहते हैं। राइट। तो उनको मैं सैलरी दे रहा था, मैं पीछे से कमा रहा था, और मैं बिना बिजनेस में इंटरवीन करे बिजनेस चला पा रहा था। ओके। ऑटोमेटेड हो गया ना? ऑटोमेटेड हो गया। तो मतलब सैटरडे संडे में टीम से कनेक्ट करता था। अच्छा। ऑफिस जनता फ्लैट दिला रखा था। अच्छा। उसी में वो काम। अच्छा, तब तक ये सारा सेटअप कर दिया था? हाँ, वो धीरे धीरे होता चला गया सब कुछ। ओके। तो मैं कभी कभार, मतलब जॉब कर रहा था मैं, सैटरडे संडे ऑफ होता था, मैं चला जाता था। तब मैं मॉनिटर कर लेता था। कभी नहीं भी करता तो भी काम चलता रहता था। ओके। फिर मैंने जॉब करी है 3 साल, 3.5 साल के आसपास। अच्छा, कहाँ जॉब करी आपने? अलग अलग जगह पे। मैंने एक जगह पे करी मेडिटेक जो रोडीज रिनाडल प्रोड्यूस करती थी। ओके। मैंने वीडी कार्ट में किया है। वीडी कार्ट क्या था, होम शॉप 18 रिलायंस को बेच रहा था। करेक्ट। और उनके फाउंडर ने एक कंपनी शुरू करी थी वीडी कार्ट के नाम से, जो कि वीडियो कॉमर्स था। अच्छा। फर्स्ट इंडिया का वीडियो कॉमर्स। मतलब वीडियोस के थ्रू ई-कॉमर्स चला जाएगा, तो उसका मार्केटिंग एड था। अच्छा। तो ऐसे कर करके मैंने जॉब्स करी। जॉब से मुझे समझ में आया कंपनी चलाते कैसे। ओके। जो कि मुझे जेन्युइनली नहीं आता था। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो गया। हाँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था पैसे भी काटने होते हैं। अच्छा। मैं तो जब पहली बार नौकरी करी, पहले महीने जब पैसे कट के आए, तब पता लगा कि पैसे भी कटते हैं। मेरे को 22,000 रुपये मिल रहे थे, मेरे को अभी भी याद है। अच्छा। और मैं अपने सब रिश्तेदारों को ले गया बारबेक्यू पार्टी देने के लिए। अच्छा। 24-25 हज़ार रुपये का खर्चा। चलो मैं कमा रहा था, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, जितने कमाए उससे ज़्यादा उड़ा दिए। 24-25 हज़ार रुपये उड़ाने के बाद में महीने के एंड में जो सैलरी आई वो थी 8-9 हज़ार रुपये। अच्छा। और मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी थी। अच्छा। ओके। फिर मैं जब गया तो पता लगा कि मैं लेट आता हूँ 10 मिनट और मैं 5 मिनट जल्दी निकल जाता हूँ, इसलिए मेरे हाफ डेज लग जाते हैं। ओह, ओके। अच्छा। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरा जो चल रहा है। तो यही कल्चर मैंने कंपनी में सीखता चला गया। तो मैंने जितनी जॉब्स करी उतनी सारी जगहों से कुछ कुछ सीखा, फिर वो अपने बिजनेस में अप्लाई किया। कॉफ़ी मशीन नहीं होती थी, तो फिर कॉफ़ी मशीन देखी, मैंने कहा ये तो सेंस है कि हम जब नौकरी करते हैं तो कॉफ़ी ब्रेक पे जाते हैं, उस ब्रेक के अंदर हम 15-20 मिनट खराब करके आते हैं। इस वाली कंपनी ने मशीन लगा रखी है, इसकी वजह से ब्रेक नहीं होती है, दिस इज स्मार्ट। तो मैंने भी कॉफ़ी मशीन लगानी थी। अच्छा। ऐसे कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई किया। ओके। 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम, मतलब नौकरी छोड़ूंगा और मैं बिजनेस शुरू करूंगा। पापा को क्लियर किया कि पापा देखो मैं आपका काम तो नहीं करूंगा। अच्छा, आप केमिकल के बिजनेस में गए नहीं? केमिकल के बिजनेस में ही गया। अच्छा। बट मैं पापा के बिजनेस में नहीं गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट। हाँ, मैंने कहा मैं पापा अलग से काम शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी और मेरी बिजनेस आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है। ओके।
क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग चलता था, मेरा थोड़ा अलग कोई चलता ट्रेडिशनल फॉर्मेट था उनका था। काम करने और का। उनको डिजिटल नहीं समझ में आता था। Alright. वो कहते थे कि कोई भी बिजनेस करने के लिए कुछ भी मांगने के लिए आएगा सब दे देंगे। अच्छा, हाँ, Okay. वो कहते हैं A to Z सब देंगे हम, फूड केमिकल में जो चाहिए। मैं कहता हूँ स्पेशलिटी लेते हैं, स्पेशलिटी से हम बल्क में परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस कम हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ सकती है। राइट। मैं उस पे था, पापा उस पे थे, और पापा ने इतना कुछ बना लिया उससे, तो इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो शुरू किया 2017 के अंदर अपने भाई के साथ में। अच्छा खासा उसको भी ग्रो किया, साथ में एजेंसी भी चल रही थी। तो अच्छा, अब एजेंसी थोड़ा इन हाउस भी होनी शुरू हो गई थी, ओके, और 17 के अंदर ही मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। अच्छा, ये पैरेलली आपने ये भी शुरू पैरेलली, किया? मतलब Okay. लॉजिकली मैंने यूट्यूब चैनल जॉब के साथ में शुरू किया। फिर मेरे को इतना स्ट्रेसफुल लगना लगा कि तीनों चीज़ों को हैंडल करना, कि मैं Of course, एजेंसी भी चला रहा था, मार्केटिंग हेड भी था। और मार्केटिंग हेड मतलब आप मान के चलो कि पूरा बहुत प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर होता है। और उसके साथ में मैं यूट्यूब चैनल भी कर रहा था, तो और रोज की एक वीडियो आ रही थी, जो कि एंड टू एंड खुद कर रहा था, रिसर्च, शूट, एडिट, अपलोड, सब कुछ। फिनोमिनल साहिल जी। तो बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था। और मैं एक दिन रोया, जो मेरी अच्छा, गर्लफ्रेंड थी, जो मेरी आज वाइफ है, अच्छा, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा छोड़ दो ना, इतनी क्या टेंशन लेनी है, मतलब नौकरी। मैं कहा छोड़ दो, इतनी क्या टेंशन लेनी है। मेरे बॉस से मेरा पंगा हुआ था बेसिकली, अच्छा, किस चीज़ को लेके। तो अच्छा, उसने कहा छोड़ दो। मैं अगले दिन सुबह ऑफिस जाके, डियर, अच्छा। नाम नहीं लेता मैं, सॉरी मुझे नहीं समझ में आता आपका बिजनेस, और सीसी में सारी टीम, अच्छा, ये भी किया। सबको भेज दिया। और उसके बाद टशन मार रहा हूँ। हम्म, फिर उनको मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो मैंने वो भी नहीं लिया, क्या कहते हैं उसको, नोटिस पीरियड। अच्छा, मैंने नोटिस नॉर्मली होता है उसमें। हाँ, मैंने नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया। ओके, सैलरी कट रही थी, मैं कहा, काटो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बड़ा बोल्ड डिसीजन था उस हाँ, वक्त। मैं कहा छोड़ो। ओके, मेरे घर वाले कह रहे क्या क्या करेगा ये वो। हम्म, मैं कहा अब मैं ये केमिकल की कंपनी हमने 2016 दिसंबर में रजिस्टर कर दी थी। अच्छा, वो इन प्रोसेस शुरू हो गया था, जो आपने भाई के साथ खोली थी? जो अपने भाई के साथ खोला था। काम शुरू नहीं किया था उसके अच्छा, अंदर, okay. बेसिकली हमारा ऑफिस बन रहा था, तो Okay. इसलिए एक रजिस्टर किया गया था। ओके, और आइडिया उसमें ये था कि हम पापा वाला काम को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, फिर मैंने क्लियर किया, मैंने कहा जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं अपना ही काम शुरू करूंगा। ऑलराइट, फिर हमने उसको स्केल किया, वो काम अच्छा खासा स्केल किया गया। कोविड के बाद में वो काम मैंने अपने भाई को दे दिया, अब मैं वो ऑपरेट नहीं करता। अच्छा, नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर दैट। हाँ, ओके, इन बिटवीन मेरी एजेंसी अच्छी खासी ग्रो हुई। इन बिटवीन हमने कोर्सेज का काम शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। हम डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन बैचेस करते थे। और इसका भी लॉजिक क्या था कि एजेंसी ना बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही थी, राइट, राइट टैलेंट था नहीं मार्केट के अंदर। राइट, तो मैंने पढ़ाया, मतलब लोगों, पहले आप देखो, आपको एक एम्प्लॉय हायर करना है तो आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा। 3 महीने आप उसको सिखाओगे, सैलरी भी दोगे, राइट, उसके बाद में जाके वो आपको कमा के देगा। राइट, यहाँ मैंने गेम उल्टी कर दी। मैं 30 बच्चे पढ़ाता था, उनसे पैसे लेता था, अच्छा, उनमें से जो क्रीम बच्चे होते थे उनको हायर कर लेता था। वाओ। तो मेरे पैसे भी नहीं लगे, रिस्क भी नहीं, और मेरे को क्रीम बच्चे मिल भी जाते थे। तो ये किस नाम से खोली थी आपने? लपास के नाम से थी। लपास। और लपास। ये लपास का नाम का थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। हम कब से सोच रहे हैं कि इसके बारे में आपसे कब पूछेंगे, तो फाइनली वो दिन आएगी आपके पास। 2011-12 में मैं जैसे मैंने सब कुछ खुद करके सीखा था, तो जो भी हम कर रहे थे खुद हाथ पाँव मार रहे थे। ब्लॉग पढ़ने की बहुत आदत थी। राइट, तो 2011-12 में हमने पढ़ा कि एक कंपनी ने डोमेन बेची है बहुत महंगी, उसने इतने की खरीदी, इतने की बेच दी। मेरे को भाई तो बढ़िया काम है। तो मैंने दोस्तों को बोला भाई यही वाला काम करते हैं, डोमेन अच्छा। भी खरीद लेते हैं। ओके, तो हमने ब्लॉग्स व्लॉग पढ़े, आर्टिकल पढ़े, तो पता लगा ये रूल्स होते हैं अच्छा डोमेन खरीदने के। अच्छा, तो कम से कम कैरेक्टर्स हो, उसका मतलब हो, वगैरह वगैरह, सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने 4 कैरेक्टर सोचा, अच्छा, कुछ नहीं समझ में आया। 5 सोचा, कुछ नहीं समझ में आया। फिर 6 कैरेक्टर पे मैं घूम रहा था। ओके, फ्रेंच के अंदर ला और पास ना अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ओके, समझ में तो आता नहीं था अपने को, राइट, बट मेरे को ये पता था ली मेरिडियन बहुत अमीर बंदा यूज करता है। तो ली का उल्टा होता है ला, ओके। यहाँ से आ गया ला, ला मतलब द, THE, ओके, और आगे जो भी वर्ड मिल पास। रहा था। तो पास मिल गया, मैंने कहा मेरे को पास भी एक वर्ड होता है, राइट, मिल रहा था, मैंने ले लिया बिना सोचे समझे। अच्छा, तो ओके, वो लेके पड़ा हुआ था और सुनने में भी अच्छा लग रहा था, ला पास, सही बहुत बात सही है। फिर मेरे को जब बाद में रिसर्च किया तो पता लगा इसका मतलब होता है 10 स्टेप। अच्छा, 10 स्टेप्स, ओह, मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। हम्म, तो 2017 के अंदर जब हमने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट बनाई है, तब हमने लापास का डोमेन यूज़ किया, क्योंकि अभी तक तो दोस्ती यारी में काम चल रहा था, डोमेन की जरूरत ही नहीं थी। राइट, सब जितने क्लाइंटल थे वो साहिल खन्ना को जानते थे, राइट, किसी को कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। 2017 के अंदर जब हम यूट्यूब पे आ रहे थे तो उनको वेबसाइट बनानी थी, अगर हमारा को कोर्स बेचने थे। लपास इंडिया, बेसिकली हमने 2 वर्टिकल्स बना रखे थे, ओके, एक लपास इंडिया, एक लपास इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल क्या था, जो सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम करता था, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती थी। अच्छा,
लपास इंडिया, जहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स का काम किया जाता है, जहाँ पे सैलरी कुछ भी नहीं मिलती थी। ओके, मतलब क्योंकि क्लाइंट अगर हमको नहीं देगा तो हम कैसे दे Right. पाएंगे। ऑब्वियसली। तो वहाँ पर हम रखते थे मीडियोकर टैलेंट जो कि स्पीड से काम कर पाए, वहाँ पर रखते थे हाई क्वालिटी टैलेंट। अच्छा, तो जो वहाँ क्रीम salary- है वो आपकी इंटरनेशनल में थी और जो हाँ, जनरल वाली है वो हाँ, वो आपके- इंडिया में भी टीम बिल्ड करी हमने, इंटरनेशनल में भी टीम बिल्ड करी। तो लपास इंडिया लॉन्च करने के लिए लपास.com बनाया गया और डोमेन अच्छा। पड़ा था, मैं तो कहा वो ये अपने यूज कर लेते हैं। राइट। तो पहले वो जो डोमेन था हम यूज करते थे, जैसे आपकी वेबसाइट बनाई, आपके पास अभी के टाइम पे डोमेन नहीं है, आपका Right. बिजनेस फाइनलाइज नहीं हुआ, तो आपकी वेबसाइट मेरे डोमेन पे लाइव करके आपको दिखा देते थे, देख लो। अच्छा, ओके, तो उस डोमेन को हम ऐसे यूज किया करते थे। ओके, तो फाइनली हमने वेबसाइट लॉन्च करी और अभी रिसेंटली मैंने कंपनी भी भेज दी अपनी हुई वाली। वो तो हमारे लिए एक जो हमारा क्वेश्चन था वो उसी के अराउंड था कि आपने बेचने की क्यों सोची और इस पूरे डील के बारे में कुछ बताएं। एवरीबडी इज सो क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। मेरा एक क्लाइंट ही था जो लपास इंटरनेशनल का पार्ट था। अच्छा, तो वो क्लाइंट ही था, बहुत टाइम से मुझे पुश कर रहा था वो। ओके, कुछ टाइम पहले वो इंडिया आया, प्री कोविड शायद वो इंडिया आया, उसने देखा मैं बहुत ही लीन टीम से काम कर रहा हूँ, अच्छा, वो खुश हो गया, भाई ये तो बढ़िया काम चल रहा है तुम्हारा। और हमने फ्रीलांसर्स भी रखे हुए थे, राइट, बट वो देख के खुश हो गया। थोड़ा सा हमने टचन भी मारा कि इतनी टीम है जी, कुछ थे फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे थे, बट टचन मारने के लिए मैंने कहा इतनी टीम से ही काम करते हैं। अच्छा, वो खुश हो गया एकदम कि भाई इतना लीन कैसे कोई काम कर सकता है। उसको घुमाया फिराया दिल्ली विल्ली, तो दोस्ती आ रही, मतलब पहले भी दोस्ती आ रही थी, तो वो थोड़ा और रिलेशनशिप जब फिजिकल समझ मिलते हो तो बन जाता है। जी, अब जब वहाँ गया तो वहाँ जाके उसने मुझे कहा कि साहिल मेरे को आपका बिजनेस दिमाग से उतर नहीं रहा अच्छा, कि ऐसा घूम रहा है, आई वॉन्ट टू पार्टनर विद यू, ओके, तो आप मुझे यूरोप का पूरा बिजनेस दे दो। अच्छा, इस सेम मॉडल को आप लो, मतलब लपास इंडिया वाले मॉडल की बात कर रहा था वो। लपास इंडिया में क्या होता था, हम 5,000 रुपये में सिंगल पेजर वेबसाइट दे देते, 10,000 रुपये में मल्टी पेजर वेबसाइट, 25,000 रुपये में ई कॉमर्स वेबसाइट। अरे वाह। तो एंड टू एंड सब कुछ, ग्राफिक सब दे देते। तो मेरे ख्याल से यू मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कंपनीज। हाँ, मतलब बहुत सस्ते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम इंडियन क्लाइंट्स को केटर करने के लिए बहुत ही कम रेट के अंदर एवरेज प्रोडक्ट देते थे, आपको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिलता ठीक था। है, तो उसने कहा कि भाई ये वाला मॉडल मैं यूरोप में करना चाहता हूँ, अच्छा, यहीं की टीम से करवा, इसको Okay. स्केल कर और मैं को यूरोप दे दे, मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, हम परसेंटेज के ऊपर ऑपरेट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किराना स्टोर्स है या बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स है जिनको वेबसाइट सही है, क्योंकि अच्छा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह आके इनका बिजनेस खा रहे हैं, तो इनको खुद का अपना सिस्टम बना रहा है। तो उसने मुझे पिच मारा, मैं कहा यार इंटरेस्टेड नहीं, मेरा पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस खराब है, मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप मेरे लिए अच्छी है। तो ही वाज एन इंडियन और इज अ फॉरेनर? इंडियन था बट शायद अच्छा। बॉर्न एंड बॉटम इन अच्छा, जर्मन था। ओके, तो बहुत पुश किया उसने मेरे को, मैं कहा मैं नहीं। ओके, फिर उसने मेरे को कहा कि मैं चल तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेट्स Okay. पार्टनर में। नहीं। फिर कहा कि, और ये बात हो रही है 4-4 5-5 महीने बाद, अच्छा, मतलब पहले एक बार उसने जब बोला मैंने मजाक ले लिया, हाँ हाँ भाई कर ले कर ले। फिर जब समझ में आया कि नहीं हो रहा, फिर पिच किया गया। ओके, फिर उसने मेरे को, मैं कहूँगा 2 साल पीछे बढ़ा है मेरे, अच्छा, भेज दे भेज दे। मतलब रिलीजियसली फॉलो किया आपको? हाँ, मतलब अच्छा। थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसको मन करता होगा, फिर मैं मना कर देता हूँगा और मैं बोलता हूँगा कि मैं नहीं लेना, तो वो राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढता होगा, उसको लगता होगा पैसा मैं शायद कम दे रहा हूँ, तो फिर वो कोई और इन्वेस्टर ढूंढता होगा कि भाई इसके साथ मिल के कर लेता हूँ। ऐसे कर करके उसने बंदे ढूंढे होंगे, मेरे को जो लगता है, मुझे नहीं पता कि उसकी स्टोरी क्या है, बट मुझे लगता है उसको राइट इन्वेस्टर की तलाश थी। फिर एक बार वो मजे में था, उसने मेरे को बोला भाई इतने, अगर नहीं, मैं कहा इतने, कहना नहीं, पर मेरा इंटरेस्ट हो गया था तब तक कि कंपनी बेच सकता हूँ। ओके, उससे पहले मेरा कभी थॉट ही नहीं आया था मैं कंपनी बेचूंगा। और डील इतनी लुक्रेटिव थी कि आपके नहीं, उससे पहले भी मेरे दिमाग में थॉट आ गया था कि मैं कंपनी बेच सकता हूँ, Okay. मतलब मुझे पहले ऑफर दिया था उसने 50 करोड़ का, मैंने घर पे बोला था, मेरे वाले कहते हैं भैंस की 50 करोड़ में मिल रहा है, बट हमारा पैट ठीक था, तो इसलिए मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगा। राइट, राइट, फिर जब कंपनी का लास्ट ऑफर आया तो मुझे लगा यार अब दे देने चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था एआई आ चुका है। अच्छा, आपको लगा सही टाइम है? हाँ, ओके, कि एक राइट टाइम है, निकल रहा है तो निकाल दो। और मैं बहुत थक गया था उससे, सही बताऊं तो एजेंसी से। अच्छा, एजेंसी ना थोड़ी मजदूरी वाला काम है, बहुत ही लीनियर है, चैलेंजेस और ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, मेजरली लीनियर है। अच्छा, 100 बंदों का काम करने के लिए 10 बंदे चाहिए, 200 बंदों का काम करने के लिए 20 बंदे चाहिए। आप टेक प्रोडक्ट की तरह स्केल नहीं कर सकते कि इतनी छोटी टीम से ही बहुत ज्यादा स्केल कर दो। तो कोविड ने मुझे ये सिखा दिया था। ओके, कोविड में मैंने थोड़े लॉसेस भी एक्सपीरियंस करे, ओके, जहाँ पर क्लाइंट का काम होल्ड पे चला गया था, तो हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे और यहाँ पर हमको सैलरी देनी थी, तो टीम इतनी बढ़ा ली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार बहुत ज्यादा राइट, बड़ा भालू पाल लिया मैंने, लायबिलिटीज लाइबिलिटीज कुछ ज्यादा हो गई। तो
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, भेज दी। तो ये स्टार्ट हुआ 2000, कब बेची आपने? 22, हाँ 22। उनका 2020 से फॉलो अप था और जो आपने फाइनली इवेंचुअली यू सोल्ड इट इन 2022। साहिल जी, आपने दो और चैनल स्टार्ट किए, इंटेलेक्चुअल इंडीज एंड द साहिल खन्ना टॉक शो। इसके पीछे क्या विजन है या क्या क्या पर्पस रहा आपका? एक्चुअली मेरे 7 चैनल है, बट अभी पॉपुलर इज 3। ओके एक साहिल खन्ना जो कि पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज हुआ करता था। ओके कंपनी बेचने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको रीब्रांड करना चाहिए, ओके तो उसका नाम साहिल खन्ना ही कर दिया गया। ओके दूसरा एक चैनल हमने एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया, साहिल खन्ना टॉक शो के नाम से। ओके वहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी फोकस मेजरली काम कर रहे हैं। प्योरली। हाँ, और थर्ड चैनल जो इन बिटवीन शुरू किया गया था, लपास वॉइस के नाम से, यहाँ पर डेली बिजनेस न्यूज़ आती है। अच्छा, जो हम आपकी न्यूज़, हाँ, 4 न्यूज़ आती है, वो अलग चैनल कर दिया। मतलब पहले वो मेन चैनल पे ही आता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो अलग अलग ऑडियंस है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो मेजरली मेरे 3 चैनल है। चैनल वैसे 7 है, कईयों में रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पाती। एक मेरी वाइफ ऑपरेट कर रही है अभी, जो अभी हमने रिसेंटली शुरू किया। अच्छा, वो भी आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है? हाँ, अभी शुरू करवाया। किस नाम से उनका चैनल? स्वर्ण सिद्धि। अच्छा, उसको एस्ट्रोलॉजी में ही डाला है प्योरली। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी वाला अगर आप पूछो कि मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं कि मैं ऐसा बंदा था, अगर कोई मेरी एक्सपोज वीडियो बनाना चाहे तो 2017-18 में मैंने बहुत फालतू बोला है। अच्छा, अब भाई तारे प्लैनेट्स मेरी लाइफ में क्या बिगाड़ सकते हैं? सीरियसली मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। अच्छा, अगर कोई है तो आ जाओ मुझसे, कर लो डिस्कशन। राइट तो मैंने बहुत कर्म वाला बंदा था। राइट। मेरे साथ ऐसा था कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, रात को 11-12 बजे ऑफिस से जा रहा हूँ, सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लेता था मैं। अच्छा, और मैं काम करता था और मुझे मजा आता था, मतलब थकता नहीं था, मैं ब्रेक ही नहीं लेता था और काम करता रहता था। इतनी ज़ील रहती थी आपके हाँ। अंदर, एंथुसियाज्म बहुत था तो आपके अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने अचीव किया ना, मेरी मेहनत से किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, ऐसी फील थी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि किस्मत ऐसा कुछ नहीं होती, मेहनत करो, रिजल्ट आएंगे। अब फिर क्या हुआ, जब मैंने जिस दिन कंपनी बेची है ना, उसी दिन हमने बेबी लूज किया। सेम, मतलब मैं कहूँगा विद इन 6-8 आवर्स का डिफरेंस है। ओह गॉड। मतलब मेरी मीटिंग चल रही थी, सामने टीवी पे अवतार मूवी चल रही थी, तो मेरी वाइफ देख रही थी और मैं भी देख रहा था। और मैं कुछ बेसिकली क्या थे, वो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन वाइन करने थे, उसके ऊपर कुछ बात करनी थी, वो डिस्कशन चल रही थी, डील फाइनल हो रही है। अच्छा, कि मतलब अब हो गया है क्लोज। राइट। तो मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में मैंने कहा चल टीवी देखते हैं, फिर पिक्चर खत्म करी है, फिर हम सोने के लिए गए हैं। वो कहती पेट में दर्द हो रही है थोड़ी। ओह गॉड। तो मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो वो कहती पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो पिछली जब मेरी बेटी हुई थी, उस टाइम में मेरी वाइफ के पेट में दर्द होता था। अच्छा, तो मैंने कहा देख ले। फिर उसके बाद में मतलब मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल डे होते थे, तो मैं सो गया। और उसके दर्द थी, थोड़ी सी दर्द थी, वो भी सो गई। फिर 7:30-8 बजे उसने मेरे को बोला कि मेरे को दर्द हो रही है सुबह। ओह, तो हम डॉक्टर के पास गए, एक रेगुलर चेकअप के लिए गए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नेगेटिव हो रखा हाँ, था। हाँ, हाँ, नॉर्मल उसके दर्द हो रही थी, और नॉर्मल दर्द थी, अनबियरेबल पेन भी नहीं थी। राइट तो हमने कहा अभी हमको जाना ही था डॉक्टर के पास, तो हमने कहा चल अभी चल लेते। Right. और डॉक्टर इतने बजे के आसपास बैठती थी। इस टाइम हम नॉर्मली जाते थे, क्योंकि इस टाइम भीड़ नहीं होती थी। करेक्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, हम चले गए डॉक्टर के पास। अच्छा, अब डॉक्टर के पास गए, उसके पेन हो रही थी, उन्होंने कहा वो लगा देते, ड्रिप लगा देते कोई। वो ड्रिप लगाने के लिए उन्होंने रिटाया। और एक नर्सिंग होम था बेसिकली। ओके, जो मेरी बेटी है वो नर्सिंग होम में पैदा हुई थी, क्योंकि हमको कोविड के अंदर सिर्फ अच्छा। उन्होंने मदद करी थी। बाकी मैं नाम नहीं लेता हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे ना, वो भाग गए थे। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, समझ गया। तो फिर हमने घर के पास का नर्सिंग होम था, उनको गया। तो हमने डिसाइड कर लिया था हमारा अगला बच्चा भी वहीं करेंगे। ओके, तो वहाँ गए, उन्होंने ड्रिप लगानी शुरू करी। तो मैं गया कचौड़ी लेने के लिए, ओके, वाइफ के लिए। मैंने कहा चल कचौड़ी लेके आता हूँ तेरे लिए, अपने लिए भी लेके आता हूँ। तो जब मैं आया, फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा, उसकी नब्ज वो भी नीचे हो रही थी, पल्स भी नीचे हो रही थी। मगर ये क्या, मैं कहा कचौड़ी का मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने हाँ, कुछ खाया नहीं है, right, इसलिए शायद, हुआ है। मैं कहा कचौड़ी। अरे नहीं साहिल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब डॉक्टर ने आके कुछ चेक किया, डॉक्टर ने कहा आप हॉस्पिटल जाओ। अच्छा, तो वो उन्हीं का हॉस्पिटल मतलब टाइप था। ओके, तो वो हॉस्पिटल ले गए उनको। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसका वो हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है। ओह गॉड। हमने ये क्या हो गया। तब तक मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था। मेरी मम्मी मेरे भाई बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। मैं आया रोता हुआ, मतलब रोता हुआ नहीं, मैं नॉर्मल आया। मेरी वाइफ को पता नहीं लग गया। कहते क्या स्टेटस है। मैंने कहा अभी चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट आने में 2 घंटे लगते हैं। मेरा दिमाग में पूरा तैयार, पर चेहरे पे नहीं था। अब मैं बाहर आया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठते मैं रोना शुरू कर दिया। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कभी नहीं रोया हूँगा।
ऐसा मतलब मेरे को पत्थर दिल कहते थे। तो घर वालों को ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मतलब ऐसा होता है ना, जो बच्चा जो बंदा कभी रोया नहीं राइट वो रोने लग जाए, तो वो देखो अभी भी मेरी आंखों में वो हो रहा है, फील हो रही है। करेक्ट तो हो गया मतलब जो था। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो क्योंकि ऑपरेट होना था, ऑपरेट से बच्चा निकालना था, तो वहाँ पे नर्स मेरी वाइफ को सुना रही है। अच्छा कहती है पहला बच्चा था क्या? कहती नहीं। कहती फिर क्यों रो रही हो गया हो गया। मैं भाई कितनी रूड है। अब मैं एक और चीज़ है, मैं आपको पता है मेरी हिस्ट्री थोड़ी बच्चों वाली थी, लड़ाई झगड़े वाली, तो मेरे अंदर गुस्सा भी है। अभी वो शांत हो गया है पर वो बहुत नीचे है, बट वो कभी निकल भी जाता है। मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे घर वालों ने रोक लिया कि तू शांति रख, कभी रहने दे तू। तो फिर ऑपरेट हुआ, फिर घर पे आए। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी लाइफ में ना फेजेस आए, मतलब मैं कहूँगा जिंदगी के 2 ही लो फेजेस थे। एक ये था, इससे पहले कोविड में था। कोविड में जब मेरी बेटी होने वाली थी, हाँ आपने बताया। तो वो हमारे लिए बहुत अजीब माहौल था, क्योंकि हॉस्पिटल्स हमको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम हॉस्पिटल में जा रहे, डॉक्टर से पूछ रहे क्या करना है, वो वो तो हमने नर्सिंग होम पे बात करी, वो हमने सपोर्ट किया, तो वो एक टेंशन थी। प्लस कंपनी लॉस कर रही थी। आज तक मैंने कभी लॉस ही नहीं लिया था, तो मेरे को पहली बार लॉस हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था और क्योंकि वो उस टाइम ना नेगेटिव माहौल भी था, तो आप छोटी सी नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। राइट मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था एड्रिला के नाम से, जो एजुकेशन का गोरिल्ला था, ऐसा प्लान था। अच्छा प्री कोविड बनना शुरू हो गया था वो। ये मान के चलो हमको 12 मार्च को उसको लॉन्च करना था। 20 या 19 20 राइट। तो उस टाइम पे हमको लॉन्च करना था। Okay. और आइडिया था कि मैं अपने कोर्सेज को ऑनलाइन ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और कोविड आ गया, सोने पे सुहागा। मैंने अपनी टीम को ब्रेक पे डाला, चिल मारो, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है। वो प्रोडक्ट बना ही नहीं। अच्छा मैंने इन बिटवीन 3 बार टीम चेंज करी। अच्छा मैं 1 करोड़ के आसपास लूज किया मैंने वहाँ पे। प्लस जो कंपनी से लॉस हो रहा था वो तो हो ही रहा था। तो दिमाग में ये थॉट आया कि यार यहाँ मेरी बेटी आ रही है, एक लाइबिलिटी आ रही है, और मुझे उसके लिए देखना है, सब कुछ करना है। राइट। अब मैंने शादी भी कर ली है। शादी मैंने कोविड 2019 में करी थी, नवंबर में। मैं कभी शादी भी कर ली है, कोविड आ गया, अब दुनिया कोविड में ही रहने वाली है। राइट। और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं सिर्फ पैसे जलाने पे लगा हूँ। ऐसे कैसे होगा? तो वो एक नेगेटिव फेज था 2 दिन का, मैं कहूँगा। 2 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया, मैं कहा पैसे क्या फर्क क्या पड़ता है मुझे। मेरा पैट बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा मेरे को फर्क क्या पड़ा इस पैसे से, जो मैंने अपनी एनर्जी ड्रेन कर दी। तो मैं 2 दिन में ओवरकम हो गया उससे। अच्छा। और हुआ भी क्या था, मेरा एक दोस्त था जो डिजिटल मार्केटर था। अच्छा। उसकी शादी की बात चल रही थी और उसकी डेथ हो गई। तो मेरे दिमाग में वो भी थॉट कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा था कि यार मेरे बच्चे हो रहे हैं, ऊपर से मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, ये है वो है, कैसे होगा। राइट। तो वो एक नेगेटिव फेज था और ये नेगेटिव फेज था। राइट। फिर मैं बैठ के अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये ऐसे डिस्कशन चल रही है। तो हो गया, अब ये फेज हो चुका है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना अपने दिमाग को मना लेता हूँ, मेरी वाइफ नहीं मना पाती। मेरे को आता है अपने आप को सूडो खेलना, मैं आपको बताया पर्सनैलिटी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अपने दिमाग को एक इमेज दे देता हूँ, भाई ये इसलिए हुआ, बात खत्म, आगे बढ़ो। राइट। तो मैंने अपने दिमाग को मनाना शुरू कर दिया। राइट। अब कंपनी बेची थी तो बहुत वेले हो गए थे, अब दिमाग भी कहीं और लगाना था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। प्लस मेरे मेंटर जो है उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अब डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे अपन, कोई स्टार्टअप शुरू नहीं करेंगे। अच्छा। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा काम करेंगे जहाँ पर हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाए। ओके। मतलब व्यूज ज़्यादा लग जाए। जैसे अगर आप यूट्यूबर होते हो तो आपको एड्स नहीं चलानी पड़ती, आपको प्रोडक्ट का बस बोलना होता है, आपका कोर्स बिक जाता है या कोई भी प्रोडक्ट बिक जाता है। तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं मार्केटिंग वाले। तो कहते बेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमने रिसर्च करी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा चैनल बना सकते हैं। राइट। तो मेरा मेन चैनल था इंटेलेक्चुअल जिसका नाम था, वहाँ पर आ रहा था सुपर टेक्निकल कंटेंट। लोगों को कैक नहीं पता कि कैक क्या होता है। ओके। लोगों को एलटीवी नहीं पता क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ कैक बाय एलटीवी कितना रेशियो होना चाहिए। ओह गॉड, कौन देखेगा? सही बात है। आज मैं सोचता हूँ, बट उस टाइम पे मेरे अंदर वो था, जिसको देखना देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंडीज है। राइट। सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग देखते हैं इसको। तो वो एक थॉट प्रोसेस था मेरा। और सही भी था। हाँ, लॉजिकल था। ऐसे ही करता था मैं। लपास वॉइस अगेन मेरे को ऐसा लगता है हमने प्लेटो हिट कर रखा है। 40-50 हज़ार व्यूज आते हैं, डेली आते हैं। मैं थंबनेल डालूं ना डालूं, टाइटल डालूं ना डालूं, किसी ने अगर 3-4 दिन मेरी वीडियो देख ली तो वो रोज देखेगा। राइट। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसको ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी में खाली बना वो हाईली एडिक्टिव है भी। और व्यूज यही आते हैं 50। राइट। और बहुत टाइम से इतने व्यूज आ रहे हैं और मार्केट में सब जानते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जितनों से मिलता हूँ वो कहते हैं आपकी न्यूज देखता हूँ, मैं न्यूज देखता हूँ। राइट। 50,000 व्यूज पे सबने देखा हुआ ऐसा लगता है मुझे। राइट। तो ये भी 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता, वो भी ऊपर नहीं जा सकता, तो करे क्या?
व्लॉग मेरे बस की है नहीं, तो करूं क्या? तो हमने देखा कि चलो भाई पॉडकास्ट उठ रहे हैं, हमने पॉडकास्ट करे थे पहले भी, हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था तो पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस था, पॉडकास्ट करते हैं। अब किस नीच में करें? एक कंसल्टेंट हायर करा, उसने बोला ABCD चलता है। अच्छा, तो A एस्ट्रोलॉजी, B बॉलीवुड, C क्रिकेट और D डिवोशन। तो आइडिया ये था कि क्रिकेट के अराउंड करेंगे क्योंकि मुझे क्रिकेट का शौक था। अच्छा, मैंने क्रिकेट करेंगे। ओके, फिर क्रिकेट को हमने सोचा कि सबसे पहले हमने सोचा बॉलीवुड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने सोचा बॉलीवुड करेंगे, फिर हमको रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड हमारे बस की नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में क्या होगा, हम सेलिब्रिटी बाउंड हो जाएंगे। हाँ, अब करेक्ट, कोई बड़ा बंदा थोड़ी ना आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, स्टार्ट कर रहे थे और अपने दिमाग में हमेशा मान के चलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं बन सकता, राइट, हमेशा ऐसा मान के चलो, तभी आप अच्छा बिजनेस ढूंढ पाते। राइट, तो हमने बॉलीवुड कैंसिल किया। क्रिकेट लगा कि रोज मैचेस होते हैं, रोज IPL होता है, बैठेंगे और डिस्कशन कर देंगे, वीडियो डाल देंगे कि आज का मैच ऐसा हो, भाई मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा यार ये नहीं सच्ची है। फिर एक और लिस्ट के अंदर था एस्ट्रोलॉजी। आपका A था वो तो। है, हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी था कि एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। तो टीम से डिस्कशन चल रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि एक मेरा एम्प्लॉय था जो पहले हमारे साथ काम कर चुका था, अच्छा, तो उसने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा था जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर रहा था। ओके, तो मेरे टीम मेंबर ने बोला कहता वो कर रहा है, उसका चैनल ठीक ठाक चल रहा है, उसको बोलो एस्ट्रोलॉजर दे देगा हमको। ओके, तो अब मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा 4-5 एस्ट्रोलॉजर दे, मेरे को, मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। उसने अपने 4-5 बंदों से मेरे को कनेक्ट कराया, अच्छा, मेरी टीम ने फॉलोअप लेके इंटरव्यू सेट करे, ओके, हमने शूट करके वीडियो डाल दी। ओके, 5 वीडियोस डाली हमने, मैं कहूँगा 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे। अच्छा, 4-5 वीडियो, 4-5 वीडियोस के अंदर 2 वीडियोस थी जो 3 लाख 5 लाख टाइप्स थी। अच्छा, ऐसे चैनल भाग रहा हूँ, भाई ये तो जादू है। तो MVP टेस्ट किया था हमने 5 वीडियोस डाल के कि Right. चल के देखते हैं कि Right. होता है नहीं होता। राइट, वो समझ में आ गया, चल रहा है। राइट, अब मैं कहा इसको डबल डाउन करते हैं। अब हमने करना शुरू किया। तो जब 5 वीडियोस करी थी वो ऐसा था कि आओ जो बोलना है बोलो यार, अच्छा, कुछ नहीं पता मुझे क्या बोल रहे हैं। 5 वीडियोस के बाद में जब उठा तो अब मेरे साथ वो चोल होती है, जब मैं कुछ सीखता हूँ तो फिर मैं उसमें घुसता हूँ। करेक्ट, फिर मैं घुसना शुरू कर दिया और मैं समझना शुरू कर दिया। तो फिर एक साइड पे मैं कहूँगा मेरे पास कंसल्टेंट्स थे, मुझे थोड़ा यूट्यूब समझ में आना लग गया था जो मैं नहीं करता था। राइट, मैं हमेशा क्या करता था, सुपर टेक्निकल बनाऊंगा, मेरे को टाइम का कंटेंट नहीं समझ में आता था। कंसेप्ट टाइम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अच्छा, अगर आप एक नीश कंटेंट बनाओगे तो डोंट एक्सपेक्ट ज्यादा व्यूज आएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप एक मासी कंटेंट बनाओगे तो व्यूज आएंगे। करेक्ट, ऑब्वियस है, तो मेरे को इतनी कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं थी। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि गलत मेरे साथ ये हुआ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा था। मैं आज भी बोलता हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटर ना होता और मैं यूट्यूबर होता शायद मैं जल्दी सक्सेस कर जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मेरे सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट था वो था SEO, और मैं यूट्यूब में SEO में ही घुसा रहता था। अच्छा, ओके, मुझे लगता था मेरी वीडियो रैंक करके सबसे ऊपर आनी चाहिए। पर कहानी ये है कि जितने भी बड़े चैनल्स ले लो, उनका सर्च वॉल्यूम 15% होता है जो उनका पेजर ट्रैफिक आता है। राइट, अब मैं उस 15% को ऑप्टिमाइज करने के पीछे अपने 85% खराब कर रहा हूँ। ओह यस, राइट, मुझे पता ही नहीं था, ये कॉमन सेंस ही नहीं थी ना, मतलब मैं कहूँगा। राइट, तो जो मेरे को ये टॉक शो करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते समझ में आई, राइट, तो फिर मेरा कंसेप्ट बन गया सूखा नशा। मुझे पता लग गया कि Okay. क्या चलता है। राइट, सूखा नशा करो वो चलेगा, ओके, काम की बात करो तो नहीं चलेगा। राइट, तो फिर मैंने ब्लेंड करना शुरू किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और करते करते मतलब शायद अभी हमको 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, और 7 लाख हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। अच्छा, 7 लाख पहुंच गए, 7 लाख हो गए। वाओ, वेरी नाइस, तो ये थी पूरी पूरी जर्नी। और इन बिटवीन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना साहिल खन्ना था ना, जो कहता था, जिसमें बहुत वो था कि मेरी मेहनत करी है भाई, रिजल्ट ये है, उसको ऐसा लगने लग गया कि जो आज मैं पहुंचा हूं ना, उसमें ना शायद मेरी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अच्छा, आपको ऐसा लगा? अब लगता है मुझे, जो मैं पहले नहीं मानता था। Right. क्योंकि जितने एस्ट्रोलॉजर्स आए सबने मेरे को बोला कि आपको ना ये काम करना चाहिए। अच्छा, मैं मन ही मन में हंस रहा होता था। क्या उनको पता नहीं है वो वाला साहिल खन्ना, Correct. उनको पता नहीं है मैंने कंपनी बेची है। राइट, मतलब ये मान लो बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजी वाली कैटेगरी में लोगों को पता था मैंने कंपनी बेची है, राइट, कितने रुपए की बेची है। उनको लगता था एक रेगुलर पॉडकास्टर है जैसे सबके पास जाता है। अच्छा, और मैं हूँ भी इस टाइप का, आप मतलब दिखा, टी-शर्ट में बैठा हूँ, एकदम नॉर्मली बैठ रहा हूँ, कोई अपने आप को वो नहीं दिखा रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। राइट, तो उनको लगता था ये बंदे को ऐसी बंदा होगा। तो वो कहते हैं आप ना विदेशों का काम करो, आपको बहुत फलेगा। अच्छा, तो मन में हंस रहा हूँ, ठीक है, तो मैं करके खत्म कर चुका हूँ। कहता है आपको ना मार्केटिंग का काम करना चाहिए। वैसे आप भी पॉडकास्ट में मार्केटिंग ही तो कर रहे हो। मैंने कहा। तो जितनी उन्होंने बातें बताई ना, मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए शायद मैं बना था, मैंने वही चीज करनी शुरू कर सारी दी रिलेटेबल थी, सब और वो वहीं fit हो सक्सेसफुल गए। होना शुरू हो गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली, तो
कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे लगने लग गया यार, बाउंड था मेरे को ऐसा कुछ करना, डेस्टाइन्ड थे। डेस्टाइन्ड था। अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ तो बहुत अजीबोगरीब जर्नी है कि एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, वो लड़ाई झगड़े में अच्छा था, तो उसके एक साइकी बन गई फाइटर स्पिरिट वाली। राइट। उसके बाद में जो लड़कियों से डरता था और अपने फियर को ओवरकम करके आगे बढ़ा, राइट। तो मुझे वो अपने फियर को ओवरकम करना भी आ गया। राइट। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मुझे कहीं ना कहीं वो म्यूजिक मिला। राइट। फिर जब मैंने जॉब्स करी, क्यों करी मेरे को जॉब्स, अगर मैं सोचूं तो मेरे को मिलीटेक मिलनी थी जिसने रोडी इंडियन आइडल प्रोड्यूस किया, तो मैंने प्रोडक्शन देखी, करेक्ट। मैंने कैमरास देखे, मैंने लाइट्स देखे, मैंने माइक देखे, जहां पे बड़े बड़े शूट्स होते थे। मैंने वीडी कार्ट में गया, वहां पर भी वीडियो ई कॉमर्स चल रहा था, तो मुझे वहां से वो वाली गेम समझ में आई राइट। कि कैसे ऑनलाइन से प्रोडक्ट बिक सकता है। राइट। वो सारा का सारा कंसेप्ट मिलके यूट्यूब पे जुड़ना था। राइट। फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, इन बिटवीन कंपनी बिक गई ताकि फंड मिल जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। कंपनी देखते ही मेरी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं घिसरा जो था ना, वो घिसना खत्म हो गया। अब मैं वो हो चुका है, यार ठीक है दे दो फ्री में। तो इस पे एक साहिल जी एक स्टेटमेंट आता है ना कि पूरी कायनात लग गई आपको उस काम में सेट करने के लिए। तो हाँ। अगर आप इसको पिक्चर के हिसाब से देखो तो हर चीज़ परफेक्टली टाइमिंग के हिसाब से आपके साथ होती रह गई, और जहाँ आप पहुँचे हो वो कुदरत ने आपको उस वहाँ पे पहुंचा मेरी दिया। वाइफ जो है जी। मेरी वाइफ लखनऊ से है, जी। उसकी जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, जी। उससे वो मिलने के लिए दिल्ली आई थी, जी। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के, जो मेरे एमबीए की बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ वाले रूम में रहती थी। अच्छा। और वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी जूनियर थी। ओके। मैंने जब हायरिंग करी, जब हम कंपनी में हायर कर रहे थे, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि वी आर हायरिंग। ओके। उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि तू जा। उसको जॉब भी नहीं करनी थी, अच्छा। वो तो ऐसी आई हुई थी दिल्ली। ओके। वो जॉब करने के लिए आई और वो हायर हो गई, ओके। और आज मेरे से शादी हो गई। अच्छा, पहले आपकी टीममेट थी वो? हाँ, पहले हमने उस कंपनी में हायर किया था। ओके। ओके। तो अगर आप ये पूरा देखोगे ना, ऐसा लगता है यार ये तो पिक्चर की स्टोरी चल रही है एक्चुअली, कि ये तो ऐसा लगता है कि क्या प्लानिंग हुई है कि अगर मैं सिंगर होता और मैं लड़कीबाजी में होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। एब्सोल्युटली। शायद मैं इतना ज़्यादा बिजनेस फोकस नहीं होता। करेक्ट। मैं शायद ज़्यादा मज़े कर रहा होता ज़िंदगी के अंदर। जो मैं कहता हूँ कि मैंने सुबह 9 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक काम किया है, शायद वो करने का मन नहीं करता मेरा। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो मैं यहाँ पहुँच गया ना, बहुत सारे फैक्टर्स मेरी ज़िंदगी में जुड़े जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। सबके साथ ऐसा होता है, बट वो मुझे कभी ना, वही कॉमन सेंस वाली बात है, कभी भी ये पिक्चर दिखाई नहीं देती। ओके। अभी मैं थोड़ा वेला हो गया, रिलैक्स दूँ, कोई प्रेशर नहीं है लाइफ के अंदर। वो बंदा कुछ आ रहा है, कोई पॉडकास्टर मतलब एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े आ रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, अब मैं बैठ के उसमें सोच रहा हूँ, विचार लगा रहा हूँ। मतलब मैंने क्या कर रखा है, एस्ट्रो वास्तु के अंदर ना कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है ना, वो सोचने का, डीप विचार का होता है। तो मैंने अपना बाथटब लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं बैठ के रात को 1, 1.5 घंटा 2 घंटा बाथटब में बैठता हूँ। अच्छा। तो मैं उसमें सोचता हूँ, तो वहां से मेरे पास ऐसे डीप डीप विचार आते हैं, भाई जिंदगी क्या है। तो मतलब आप लोगों को ये इंस्पायर करो, अगर आपको डीप थिंकिंग करनी है तो एक आप भी नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, वो तो आप मैं तो ये कहता हूँ कि एक्सपीरियंस करो तभी समझ में आएगा। जो नहीं मानता वो नहीं मानता, राइट। जो मानता है वो मानता है। बट मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गया इसके। और अभी हमने एस्ट्रोलॉजी के एक ऐप भी बना दी है। अच्छा, आपने एक ऐप भी बना दी? 1-1.5 साल से कर रहा था, सीख रहा था, तो सीख के मुझे भी कंसेप्ट समझ में आ गया। अब उस सीखे हुए को मैंने एक ऐप में डाल दिया और फ्री कर दिया। अच्छा, वो फ्री है? और फ्री है। किस नाम से है वो? स्वर्ण सिद्धि, जो मेरी वाइफ का चैनल शुरू किया। अच्छा, उसी के नाम से। आइडिया यही था, मैं थोड़ा बिजनेस वाला भी हूँ ना, Okay. तो वाइफ को मोटिवेट करना था काम कराने के लिए। तो ऐप तो बनी चुकी थी, तो उसका चैनल भी स्वर्ण सिद्धि कर दिया। उसको कहा भाई देख, कंपनी की मालकिन तू है, अब ये कंपनी तेरी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। तो अब वो, क्योंकि क्या था, पहले जॉब करती थी, मेरे साथ काम करती थी। आइडिया यही था कि शादी के बाद भी वो मेरे साथ देखेगी। ओके। बट फिर बेटी हो गई, पहले कोविड आ गया, बेटी हो गई, तो उसका वो फ्लो टूट गया। अच्छा। तो अब मैंने उसको फ्लो में डालने के लिए एक फोर्सफुल कर दिया पॉडकास्ट। ओके। मैं बाथटब से नहा के निकला, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं सोच रहा हूँ तेरा पॉडकास्ट शुरू किया जाए। कहती हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं कहा ठीक है। ये सुबह की बात है, मैंने सुबह नहा के निकला। अच्छा। तो मैंने ऑफिस आया, मैं अदिति को बोला, मैं कहा अदिति अगला शूट कब है? कहती कल है। अच्छा। मैं उनसे बात करो, एक और नया चैनल शुरू कर रहे हैं, वो करेंगे? अदिति बात किया अदिति ने, कहती हाँ कर लेंगे। मैं कहा सिमरन को बोलो कल से उसका पॉडकास्ट शुरू है, अभी आ जाए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। तो उसने को फोन किया, उसको बोला कि मैम अभी आ जाओ, ट्रेनिंग है आपकी, कल से शुरू है। कहते क्या? अच्छा। वो भौंकला गई, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था। राइट। मेरा ऑप्शन छोड़े ही नहीं।
मतलब उसके पहले ही 4-5 शूट अलाइन करा दिए। ओके, अब मुझे भी उसका पता है कि अगर किसी का कमिटमेंट आ गया तो वो करेगी, करेक्ट। तो फिर उसकी अलाइन हो गए, उसके शुरू होने लग गए। उसको भी हमने शायद 1 महीना हुआ है, 35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब अच्छा, एक हाँ, महीने में? 1 महीने में। तो हमको मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि मेरे को कंसेप्ट आ चुका है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। उसमें किस टाइप की हेल्प आप प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर? ऐप के अंदर? ऐप के अंदर बेसिकली न्यूमरोलॉजी देते हैं। ओके, तो आप आओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और आपको पूरा न्यूमरोलॉजी एनालिसिस पता लग जाएगा। ओके, जो लोग 1,000-2,000 रुपए की रिपोर्ट बेच रहे हैं, कई लोग तो 10,000 रुपए भी बेच रहे हैं, वो सारा डेटा आपको फ्री में मिल जाएगा। आज सारी चीजें जो रिपोर्ट वो नॉर्मली पैसे चार्ज करके दे रहे हैं, वो ये फ्री ऑफ वो कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, तो ओके। मुझे लगता है कि उसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। अच्छा, वास्तु में कैसे करते हैं उसमें? वास्तु तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद फंडिंग ले सकता हूँ मैं, इतना बढ़िया चीज बना दी है। मुझे बड़े बड़े एक्सपर्ट आके बोल के जा रहे हैं, कहता क्या बना दिया है, सीरियसली? बिजनेस खत्म कर देगा तुम्हारा। वाओ, तो क्या करना है, आपको घर के सेंटर में जाना है। आपको ऐप के अंदर वो कहेगा कि पॉइंट द एंट्री गेट, ओके, तो आपको एंट्री गेट की तरफ देखना है और क्लिक कर देना है। अच्छा, अब उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके कि टॉयलेट वगैरह, आप टॉयलेट पे क्लिक करो, टॉयलेट की तरफ घूमो, ओके कर दो, बेडरूम की तरफ देखो, ओके कर दो, ऐसे कर करके ओके कर दो। तो अच्छा। बेसिकली अपने फोन के अंदर कंपास होता है, हमने उसका यूटिलाइजेशन किया और कंपास से आपकी सारी डायरेक्शन एलिमेंट्स के साथ में मैप कर दी। आप सबमिट करो, आपके पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। कितना इजी कर दिया आपने इसको तो। बस। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी फ्री होनी चाहिए ना लोगों के लिए, राइट, तो हमने वो भी फ्री कर दिया। ओके, कुंडली पहले एक API सॉल्यूशन था जिसमें 8-9 रुपए लग रहे थे मेरे। राइट, मैंने पॉडकास्ट कर करके कुंडली सीख ली। अच्छा, अच्छा, कुंडली सीख ली? कुंडली सीख ली, कुंडली कैसे बनती है। अच्छा, तो हमको कुंडली का कंसेप्ट समझ में आ गया, कुंडली बनती कैसे। तो अगर आपको कोई टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दे तो आप बना? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वाला है, वो हमने टेक में सॉल्व कर दिया। अच्छा, ओके, मतलब मुझे कंसेप्ट पता है कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ओके, तो एक बेसिकली एक स्विस एफएमरीज करके एक चीज आती है जिसमें अपने को डेटा मिल जाता है कि सुबह सनराइज सनसेट कितने बजे हुआ था। अच्छा, और ऐसे ही ना हर प्लेनेट की कुछ स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मकर संक्रांति में मकर राशि के अंदर सन 0 डिग्री पे होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, मैंने आपको पहले ऑफ कैमरा सिखा दिया था, जी, तो मैं दुनिया हाँ, प्लीज प्लीज। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली जनरेट होती है, उसके अंदर हमसे पूछा जाता है आपका टाइम, प्लेस। राइट, तो टाइम आप भरते हो तो उस टाइम पे मान लो यूनिवर्स का स्क्रीनशॉट खींच गया, एक फोटो खींच गया। राइट, अब क्या किया जा रहा है, एक लाइन ली जा रही है, ये अर्थ है, अर्थ का Right. सेंटर से ले लिया। अब यहाँ पे जो 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, फर्स्ट 15 डिग्री का एंगल, इसके अंदर जो भी प्लैनेट जो भी चीजें आएगी वो आपके फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली में आ जाएगी। राइट, सेकंड 15 जो 30 सॉरी पहले 30 डिग्री में आएगी वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगी। ओके, फिर 30 के अंदर, 30 के अंदर, 30 के अंदर। ओके, तो अगर 360 डिवाइडेड बाय 30 करते हो 12 आता है। करेक्ट, तो हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। राइट, बात खत्म। हमारे कुंडली के अंदर प्लैनेट्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, Right. 17, 18। तो 17, 18 क्या डिग्री, अच्छा, किस डिग्री पे वो प्लैनेट है, ओके, वो हो गया। ऑलराइट, तो अब मुझे ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा। राइट, तो किसी ने मेरे को बोला कि भाई देख, अर्थ सन का चक्कर साल में लगाती है, तो मतलब अर्थ 360 डिग्री कवर करती है 365 डेज के अंदर। एब्सोल्युटली, तो पर डे की डिग्री निकल गई अपनी, क्लोज टू 1 डिग्री मान लेते हैं। ओके, अब हर सन रोज का 1 डिग्री चेंज कर रहा है। राइट, अब 0 डिग्री कब होगा, मकर संक्रांति पे। राइट, तो जब भी संक्रांत होती है तो उस टाइम पे 0 डिग्री 0 होता है। डिग्री पे आ जाता तो मुझे पता लग गया मकर संक्रांति में को सन 0 करना है, उसके बाद में उतना ऐड करते रहना है। है। ओके, तो मेरे पास सन का ऐसा पूरा आ गया। राइट, ऐसे करके हर एक प्लेनेट का मेरे पास में डेटा आ गया। ओके, बेस्ड ऑन दैट हमने प्लैनेटरी पोजीशन सेट कर दी। ओके, फिर इसमें क्या कहते हैं कि ना, जब सनराइज होता है उस टाइम पे एक राशि होती है, हर 2 घंटे में राशि बदलती है। राइट, तो जैसे अगर कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ पहले बता रहा हूँ मैं। कुंडली के अंदर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कम भी नहीं हो। नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। जी, तो कुंडली के जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा होता है उसको लग्न कहते हैं। जी, तो हमारा लग्न क्या होता है कि जिस टाइम पे हम पैदा हुए ना उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब अगर हम अर्ली मॉर्निंग पैदा हो गए तो मतलब मान लो सुबह के टाइम पे 10 नंबर राशि थी, राइट, तो हर 2 घंटे के बाद में नंबर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो अगर मान लो सुबह 6 से 8 में 10 नंबर है तो 8 से 12 के अंदर 11 हो जाएगा। अच्छा, अगले 2 घंटे के अंदर 12 हो जाएगा, 12 के बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे घूम के वापसी चलता है। ओके, तो ये कंसेप्ट चलता है। तो मुझे बंदे आते गए, पॉडकास्ट करते गए, ऑफ कैमरा में सुनता गया, हम एक्सपेरिमेंट करते गए, हमने क्रैक कर दिया। अच्छा, वो फाइनली आपने फाइनली हमने क्रैक। कैलकुलेशन बनाई ली तो पूरी? उसको सर्वर को रन करने के लिए अगेन 2-4 हज़ार रुपए लग रहे थे, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आ रही। अगर मैं एपीआई हिट करता तो हर कुंडली का 8 रुपए लगता, राइट, तो मुझे पैसा लेना पड़ता। राइट, मेरा दिमाग लगाया, अब वो कुंडली क्रैक करके मैंने बेसिक कुंडली देनी शुरू कर दी लोगों अच्छा, को। एनालिसिस कि मतलब जैसे आपके पहले 30 डिग्री के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उसकी वजह से आपके पहले 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, पावर कितनी है। तो पहला 30 डिग्री आपको बताता है आप कैसे जाओगे, आपका करियर कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो अगर आपका आप कैसे हो
वो अच्छा है तो उसका मतलब क्या होगा आपको वो दिखा देगी। ओके, आपका फर्स्ट हाउस कितने पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है ऐसे करके, मतलब समझ लिया। मतलब मुद्दा की बात ये समझ है गया। कि मैं इस पूरे कंसेप्ट को पूरा इन डेप्थ ले गया, पूरा कंसेप्ट समझा, उसके बाद में ऐप बनाई, अब उसको दुनिया के लिए फ्री कर दिया। इसमें रेमेडीज भी आती हैं? इसमें रेमेडीज भी आती है। अच्छा, दैट्स अ ब्यूटी। तो मेरे को पता है कि सूखा नशा मैं रेमेडीज ही कहता हूँ तो मेरे को पता है रेमेडीज लोगों को चाहिए, तो हमने एक पूरा सेक्शन ही बना दिया रेमेडीज का। ओके, उसमें लिखा हुआ है मनी रेमेडी, तो मनी रेमेडी पे क्लिक करो, पूरी रेमेडी आ जाएगी, डैश रेमेडी। और इसमें आइडिया ये है कि आप लाइक डिसलाइक कर पाओगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों के लिए काम करी। अरे वाह, तो फिर हम फ्यूचर के अंदर रिकमेंडेशन इंजन भी बना सकते हैं, इंटरेक्टिव भी हो गया ना। इंटरेक्टिव। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रेमेडीज का सबसे बड़ा झोल ये है, जेनरिक रेमेडी नहीं होती है। ओके, जैसे कि लोग कहते हैं ना पैसे नहीं आ रहे तो यहाँ पे ये दबा कर दो, लो। यहाँ पे ये कर लो। ऐसा नहीं, अब पैसे क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है आपका मून खराब हो, किसी और का कोई और खराब हो, तो वो ठीक करें आप। तो मुझे मून की रेमेडी करनी होती है। करेक्ट, तो हमने कुंडली क्रैक कर दी, तो मुझे पता है आपका मून खराब है, राइट। तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो रेमेडी भी दिखा सकता हूँ। अभी के लिए हम नहीं कर रहे, पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा प्लान यही है कि आपको सिर्फ वही रेमेडी दिखाई जाए जो आपके लिए है। तो आप ये कह रहे हो साहिल जी कि इन फ्यूचर आप बहुत सारे पंडितों की दुकानें बंद कर दोगे? नहीं बंद नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ग्रो होगी। अगर मैं मार्केटिंग फील्ड से भी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बिजनेस की 2-3 साइड है, कस्टमर की 2-3 साइड है यहाँ पे। एक कस्टमर है जो कंप्लीटली फ्री वाला है, राइट, जिसको पैसा खर्च करना ही नहीं है, राइट, तो वो तो यूट्यूब से भी कर लेगा, बहुत सारी ऐप्स है वहां से भी कर लेगा, या फिर वो नहीं करेगा राइट, क्योंकि उसको पैसा खर्च करना ही नहीं है। राइट। दूसरा क्या है, जो स्केप्टिक है, जो पैसा तो खर्च कर देगा बट वो देख रहा है कि यार ये बंदा सही है या फिर नहीं है, तो उसको है ट्रस्ट डेफिसिट। समझ गया, तो हम ट्रस्ट डेफिसिट वाली प्रॉब्लम ना अपनी ऐप से सॉल्व करेंगे। राइट, अब कोई न्यूरोलॉजी नहीं मानता मत माने, मैं क्यों लड़ूंगी इससे? राइट। आओ डेटा भरो, आपको रिपोर्ट पता लगेगी, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो मान लोगे, नहीं कर रहे हो तो नहीं करोगे। ठीक है, सही बात है, सही तो बात। उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, और फिर थर्ड ऑडियंस है जिस पर ट्रस्ट करती है, वो पैसे फेंक के देती है, ये भी बात उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। वो कहती है ये बंदा ठीक है, दे यार, खत्म कर। उनके पास उनको करवाना है तो करवाना है, फिर वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे टाइम बढ़ेगा, ना कि चीजें खराब होगी। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन साहिल जी, आजकल शार्क टैंक बड़ा पॉपुलर चल रहा है, तो डू यू थिंक कि एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? हाँ, अच्छा है उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग चाहते हैं, अच्छा, बट मुझे लगता है ना कि अभी जो शार्क टैंक हो गया है उसकी डायरेक्शन बहुत खराब हो गई है। Okay. स्टार्ट जो किया गया था वो सही था। Okay. अगर आप बाहर वाला देखोगे, वो शार्क टैंक यूएस बहुत ही अलग होता है। हाँ, वो जो लोग जज कर रहे हैं वो Right. बहुत बड़े हैं। करेक्ट, मैं अगर शार्क टैंक जाना तब पसंद करूंगा जब नितिन कामत बैठे हैं वहाँ पे, अच्छा, जीरोधा के वेम्बू जी बैठे हैं वहाँ पर, अच्छा। या ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कुछ बढ़िया कर दिया है। ओके, ज्यादातर जो शार्क्स बैठे हैं अभी के टाइम पे वो लॉस कर रहे हैं। लॉस कर रहे हैं इन द सेंस, अगर इन्वेस्टर से पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी नहीं चल पाएगी। करेक्ट। और वो अपनी इन हाउस ब्रांड प्रमोशन ज्यादा करते हैं उस प्लेटफॉर्म के हाँ। ऊपर बजाय। और थोड़ा पर्सनैलिटी जो आ रही है इस बार ना, वो थोड़ा टीवी के लिए आ रही है। अच्छा, क्योंकि मेरे को सुनने में जो आया है, वहां पर क्या होता है, कट्स लिए जाते हैं जो उनको दिखाई अच्छा। देता है ना। अच्छा, वो जैसे तो हाँ, कोई बोलता ओ, तो कट मार के बोलते हैं, ओ ऐसे नहीं बोलो, ऐसे करो ओ, रियली? तो फिर वो ओ शूट होता है। ओके, कहता मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सार्काज्म बोलो, फिर अच्छा। सार्काज्म सुनाते हैं। ओके, तो ये चीज सही नहीं है ना। आप थोड़ा टीआरपी के लिए चीज को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जो प्रोडक्ट था। यू मीन टू से इट्स ऑल स्क्रिप्टेड? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, बट इमोशंस को बढ़ाया जाता है। अच्छा, और उसको मतलब टैम्परिंग की जाती है उसके साथ और उसको वॉइस दिया जाता है। हाँ, और आप देखो सिंपल से बात, एडिटिंग का मजा यही है ना कि आप बातों को कैसे भी ढाल सकते हो। Right. अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत Right. टाइम हो चुका है, अगर आप चाहो तो कुछ सेंटेंसेस को आगे पीछे फ्रेम करके एक नई कहानी बना सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, तो सिमिलरली हमको दिखाने के लिए कि देखो इनके साथ कितना बुरा किया गया है, Right. देखो कितनी बुरी स्टार्टअप है। Right. अब मान के चलो किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया, राइट, अब उसने उसका रिप्लाई दिया, उन्होंने उस रिप्लाई को काट दिया और कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया जब वो उनको सुना रहे थे, उसका पोस्ट मुंह ऐसा था ना, सही बात है। सामने वाले को लगा उसने रिप्लाई नहीं कर पाया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हमारे दिमाग में जाएगी अरे कितना बेकार है। तो एडिटिंग बहुत बड़ा गेम खेलती है। मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा टीआरपी बेस्ड चल रहा है। प्लस स्टार्टिंग में आप देखोगे टीवी पे आ रहा था, Right. अब वो ओटीटी पे आ रहा है। ओटीटी पे आ रहा है, तो मतलब क्या है, इनको खुद दिखाई दिया है ना ट्रेंड नहीं आ रहा है, राइट, उतना ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो अभी इस बार थोड़ा नेगेटिव इसलिए भी हो रहा है ताकि थोड़ा सोशल मीडिया पे हाइप बन जाए, रीले बन जाए, सब बातें करने लग जाए, ताकि टीआरपी उस लेवल तक पहुंचे, ताकि अच्छा, ओके, सर्कल बैक करके तुम फिर से टीवी पे आ सको। ओके, टीवी पे आपको बड़े मीडिया राइट बिक जाते हैं ना। टीवी पे अगर आप आओगे तो राइट, आप पैसा भी अच्छा रेस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। राइट। बट अगर आप ओटीटी पे आओगे तो उतना कुछ नहीं कर पाओगे।
साहिल जी, आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटर बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है या अभी भी इसके अंदर जान बाकी है? मेरे को तो लोग ही ढंग के नहीं मिलते, सही बताओ तो। और आप पूछ लेना किसी से, मतलब Okay. मार्केट में अगर आप ढंग के लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा सब लोग परेशान है डिजिटल मार्केटर से। राइट। तो राइट लोग तो नहीं है, ओके। शोर मचाने वाले जरूर है। करेक्ट। मतलब बेसिकली देखो, गलत इसमें कुछ नहीं है। बात ये हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि 500 रुपए का कहीं से कोर्स कर लेंगे और वो एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। करेक्ट। या फिर कोई सोच रहा है यूट्यूब से कुछ कर लेगा तो कुछ बन जाएगा। राइट। या फिर कोई ऑफलाइन भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो रियलिटी ये हो गई है वो बिजनेस बन चुके हैं। राइट। एक बंदे को 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, Right. वो आगे क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा है, राइट। और बच्चा एक्सपेक्ट करके आया कि मैं 50 लाख रुपए महीना कमा लूंगा। एक तो पहले आपकी एक्सपेक्टेशन खराब है, करेक्ट। और उसके बाद में वो जो लोग डिलीवर कर रहे हैं उसकी वजह से रियलिटी मैच नहीं हो पा रही। राइट। प्रॉब्लम पता क्या है मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग तब स्टार्ट करी जिस टाइम पे शायद डिजिटल मार्केटिंग थी नहीं। मुझे खुद नहीं पता मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। राइट। तो मेरे को जो समझ में आया है, डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग ओनली। ओके। मतलब एक चैनल ऑफ मार्केटिंग ही तो है। जैसे पहले मार्केटिंग हो रही थी वैसे ही मार्केटिंग हो रही है, बस चैनल बदल गए। करेक्ट। हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटिंग सोच रहे हैं ना, सोच रहे टूल है। फेसबुक कैसे यूज करना है आपको वो आ गया तो मतलब आप डिजिटल मार्केटर बन गए। Right. यूट्यूब पे अपलोड करना आ गया तो आप यूट्यूबर बन गए। राइट। बट एक्चुअली ना ये साइकोलॉजी है, लोगों के दिमाग से खेलना कैसे है, लोगों के दिमाग में अपना मैसेज राइट तरीके से कन्वे कैसे करना है। राइट। बात तो ये है ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है देख के, मैंने तो कंपनी बेच दी, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि कितना गलत डायरेक्शन पे दुनिया जा रही है। एक तो एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई लोगों की। राइट। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज से या एक बेसिक एमबीए करने के लिए जाते हो कोई 3rd टियर बी स्कूल से, तो भी आपको ना 5-7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। करेक्ट। 2 साल देने पड़ते हैं। राइट। और आप सोच रहे हो 10 दिन का एक ऑनलाइन कोर्स करके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो शायद आप अपने आप से बेवकूफी कर रहे हो ना। राइट। अच्छा मार्केटर ना एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, एक अच्छा मार्केटर होता है, तब जाके वो डिजिटल मार्केटर बनता है। करेक्ट। सारे कोर्सेज जितने मार्केट में, मैं कहूंगा 99.9% कोर्सेज ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल सीखना है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, ट्यूटोरियल सीखना है फेसबुक की साइट पे जाके देख लो। उससे बढ़िया ना पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। कोई भी नया फीचर आएगा ना फेसबुक के अंदर, वो फेसबुक सबसे पहले बताएगा, आपका ट्रेनर नहीं बता सकता। हर एक कंपनी अपना कुछ भी फीचर निकालती है और रिलीज करती है डॉक्यूमेंटेशन, उसको पढ़ लो। राइट। तो टूल कोई बात नहीं है, मेन बात है टूल को स्ट्रेटेजिकली यूज कैसे करना है। करेक्ट। मैं सबको बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक बेसिक बंदे को करानी है, 30,000 रुपए 40,000 रुपए अगर महीने का बजट है तो बूस्ट का बटन दबा के भी ना आप एक एजेंसी से बेटर रिजल्ट ला सकते हो। अच्छा। देखो सिंपल सी बात क्या हो रहा है, पैनल में आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। राइट। कि आप स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो आपके पास कंट्रोल बूस्ट में भी है, करेक्ट। बट उसमें थोड़ा और कंट्रोल आ जाता है, Right. जहां पर आप स्पेसिफिकली लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, वहां पर ट्रैकिंग बेटर हो जाती है। Right. बस अब उसके लिए आप एक एजेंसी को हायर करोगे। अगर आपके पास 30-40 हजार रुपए का बजट है तो एक एजेंसी ठीक ठाक होगी तो 15,000 रुपए तो लेगी। करेक्ट। अब 15,000 रुपए आपने स्पेंड कर दिए 30,000 की एड चलाने के लिए, मतलब आपका टोटल कॉस्ट हो गया 45,000 रुपए। अगर आप 30,000 रुपए की एड चलाओगे ना, तो आपको जो 45,000 के एड चला के रिजल्ट हो गया ना, उससे बेटर रिजल्ट आने वाले हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आज। बोलिए कितने लोग जानते हैं इस चीज को? और मानेंगे नहीं ना, टू गुड टू बी ट्रू है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मेन बात पता क्या है, एड्स के अंदर मेन है मेरे हिसाब से क्रिएटिव, एब्सोल्युटली, ना कि बूस्ट का बटन, मतलब स्ट्रैटेजी। अभी क्या हो गया, एआई आने के बाद में ना बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो गई। मुझे ऐसा लगता है 99% बिजनेस ओनर से ज्यादा बेटर तरीके से फेसबुक उसके कस्टमर को जानता है। करेक्ट। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक उसको दे देते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करते हो, डिस्क्रिप्शन दे देते हो, राइट, तो वो बेटर तरीके से नहीं समझ जाएगा आपकी ऑडियंस कौन सी है। बिल्कुल सही बात है। तो शायद उसका एआई रिकमेंडेशन इंजन आपको टारगेटिंग की जरूरत ही ना पड़े उस लेवल की। राइट, उसका एआई रिकमेंडेशन इंजन इतना बेटर है। राइट। तो मुझे लगता है ये फालतू का, देखो कोर्सेज बेचने हैं लोगों को, और कोर्सेज बेचने हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा सामने वाले के बस की कुछ नहीं है, सही बात। तभी तो बिकेगा। अगर Absolutely. किसी को बता दिया कि भाई 30-40 हजार रुपए की एड चलाने, तो बूस्ट बटन से बच जाती है। मैंने एक एड देखी है बकायदा, वो एड चला रहा है कि अगर आपको लगता है बूस्ट बटन दबा के रिजल्ट नहीं आते तो आप बेवकूफ हो। अरे भाई 10% का फर्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ 10% का Correct. एक बड़ा नंबर होता है ना। हाँ, हाँ। 30,000 का 10% 3,000 रुपए। राइट, 15,000 रुपए तो दोगे एक बंदे को, क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है। ये बातें तब होती है जब आपका महीने का बजट 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, जहां पर कोई बंदा आके 5% चेंज करके दे रहा है, तो आपको इम्पैक्ट हाँ, दिखाई दे रहा है। राइट, अगर आपका बजट ही नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो काम करो क्रिएटिव्स पे।
राइट ऑडियंस को राइट मैसेज राइट तरीके से कैसे दिया जाए। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि मेरा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल चलने का पीछे का रीजन क्या था, मैं ऑडियंस समझ गया कि उस ऑडियंस को क्या चाहिए। सही बात है। सिमिलरली साइकी समझना बहुत बिजनेस में जरूरी आपको है। समझना है उसको क्या पेन पॉइंट्स ट्रिगर करेंगे जिसकी वजह से मेरा वो प्रोडक्ट लेगा। वो क्रिएटिव बना दो, बूस्ट का बटन दबा दो। मैं कह रहा हूँ 99%, 99 तो नहीं बोलता, 80% एजेंसी से बेटर रिजल्ट आ सकते हो। बिल्कुल आएगा। अगर आप क्रिएटिव पकड़ लिया आपने, राइट। तो प्रॉब्लम ये है। तो मार्केटर्स नहीं कम है मार्केट में, बहुत सारे हैं, पर राइट है ही नहीं। साहिल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मूविंग ऑन टू, आपने जैसे अभी बात करी साइकोलॉजी के बारे में, तो आप अपने उसमें जैसे आपने साइकोलॉजी के बारे में अंडरनोन यू डोंट नो दी साइकोलॉजी, आप उस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो आप अपने बिजनेस में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? अगर मैं एजेंसी लेवल पे बात करके चलूँ जी। तो जितने भी क्लाइंट्स होते थे सबकी एड चलती थी जी। तो सबकी एड के क्रिएटर्स के लिए साइकोलॉजी यूज होती थी। राइट। कि उनकी टारगेट ऑडियंस के लिए क्या चलेगा। राइट। अगर मैं अपने कंटेंट की भी बात करके चलूँ तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जो यहाँ तक देख रहा है तो मान के चल रहा हूँ वो जेन्युइनली उसको मजा आ रहा होगा। राइट। तो एक सीक्रेट बताता हूँ। लपास वॉइस जो मेरा बिजनेस न्यूज चैनल है ना, उसको ना फाइनेंशियली चलाना मेरे लिए वाइबल नहीं है। अच्छा। कुछ रेवेन्यू नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है मेरे टाइम की वैल्यू ज्यादा है। राइट। तो मुझे एज एन वर्थ इट नहीं है उसके ऊपर काम करना। पर मुझे पता है मैं ना एक कल्ट ऑडियंस बेस बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? करेक्ट। मैं सिर्फ न्यूज तो नहीं डिलीवर कर रहा। राइट। अगर मैं न्यूज खाली डिलीवर करूंगा तो मुझे कल को कोई भी रिप्लेस कर देगा, न्यूज तो कोई भी दे देगा। राइट। पर मैं क्या करता हूँ उसमें अपने ओपिनियन शेयर देता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा है, सबको ना पता है कि यहाँ तो चलो ये पॉडकास्ट मेरा थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में था तो सबको मेरी वाइफ का नाम पता लग गया, मैंने बोल दिया। राइट। बट उसमें ना सबको पता है कि मेरी बेटी है, कितने साल की है, मेरी वाइफ है वो क्या करती है, मैंने कंपनी बेची है, मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, करंटली मैं क्या फेस कर रहा हूँ, मैं कहाँ घूमने गया। जो व्लॉग की दुनिया होती है मैंने उसको कंटेंट में डाल दिया। अच्छा। तो मेरी एक थ्योरी थी, ये बात है 2018 के आसपास की, जब व्लॉगिंग उठ रही थी। मैंने भी ट्राई किया पर मेरे से वो हो नहीं पाया कंसिस्टेंटली। तो मेरी थ्योरी ये थी ना, लोग अकेले हो गए। लोगों की लाइफ में ना एक साथी नहीं है। राइट। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे वो हमारी एज ग्रुप के हो, हमसे बड़े हो, या फिर अभी आज की यूथ हो। सबको ऐसा लगता है जो ग्रो करना चाहता है कि भाई मैं अकेला हूं, मेरे को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो ना सब कुछ सही हो, राइट। जो मुझे कभी सुनाए ना, जो मुझे क्रिटिसाइज ना करे। व्लॉग ऐसी दुनिया तो है। यहाँ पे व्लॉगर आगे आपको अपना खाना खाते हुए दिखा रहे, घूम रहे, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है उनकी जिंदगी से, आप उसके जुड़ जाते हो। राइट। तो जब कल को कुछ भी होता है उसके नेगेटिव, आपको वो ट्रिगर हो जाता है, अरे यार बुरा लग गया यार, बुरा लग गया। तो मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी ये सोच के कि मैं एक कल्ट बेस बनाऊंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। अच्छा। बट मेरे को ना ऐसा लगा कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। ऑफिस आए, काम किया, घर चले गए, क्या व्लॉग बनाऊं इसमें। अब उसके चक्कर में मुझे जबरदस्ती घूमने के लिए जाना पड़ रहा है। अच्छा। जो मन भी नहीं है, भाई व्लॉग नहीं आया, व्लॉग बनाना, चलो खाने के लिए चलते हैं, खाने का व्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा वो वर्थ इट नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने लपास वॉइस के अंदर ये चीज सबकॉन्शियसली इंटीग्रेट करनी शुरू की। अच्छा। ओके। तो मैं न्यूज के अंदर बात करते करते अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। मैंने क्लियर बता रखा है मेरी आइडियोलॉजीज क्या है, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये भी। मेरी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अच्छा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस पॉडकास्ट को, यहाँ तक जो देख रहा है उसको पता है मैंने स्ट्रैटेजिकली ना बहुत सारी चीजें पॉइंट करी है अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, ताकि आप कहीं ना कहीं मुझे एज अ ह्यूमन समझ पाओ और आपसे कनेक्ट भी हो पाए। कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि हम हमेशा ना ह्यूमन लेवल पे लोगों से कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो जब आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो तो उसके अंदर ह्यूमन वाला टच आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो मैंने स्ट्रैटेजिकली दोनों चीजों को क्लब करके लपास वही चला रखा है। बहुत बढ़िया। तो वो जो ऑडियंस बेस है वो बहुत ही क्रीम ऑडियंस है, और वायबल ना होने के, फाइनेंशियल वायबल ना होने के बावजूद भी उसको कंटिन्यू करो। ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस थॉट प्रोसेस के होते हैं, जो रिटर्न के को ना देखते हुए भी उसकी वैल्यू को समझते हैं। उसमें से आप भी शायद एक हैं। राइट। साहिल जी, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो आपको लगता है ये आजकल रेलेवेंट है या ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर के कोर डेफिनेशन की बात करके चले, इन्फ्लुएंसर एक ऐसा बंदा है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट। और लोगों को लग गया है इन्फ्लुएंसर इज जस्ट नंबर्स, कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसा हो गया। बट क्या आप एक्चुअली इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहे हो, सवाल ये है सारा का सारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स पॉसिबल। आज के टाइम पे भी बहुत गैप्स है मार्केट के अंदर, बट बहुत सारे लोग ना रॉन्ग केपीआई चुन के बैठे हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ओपिनियन है। देखो आप समझो, अभी बहुत सारे लोग हैं जो रील्स के ऊपर काम कर रहे हैं,
रील अगर कोई देखता है तो अगर एक बंदा बैठता है रील देखने के लिए तो आधा घंटा 1 घंटा देख जाता है। अब मान लो उसमें आपकी 2 रील्स आ गई, नहीं आएगी, रोज की 2 रील नहीं डाल रहा है बंदा, और मान लो आपकी 2 रील्स आ गई। अब उसने अगर 1 घंटा देखा और मान के चलो एवरेज सारी 1-1 मिनट की देखी, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, कम होता है, पर 1-1 मिनट की देखी, तो आप 60 बंदों में से 2 हो। क्या आपको लगता है कि आप उसके दिमाग में रिटेन रहोगे? करेक्ट। हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन या जो आप कर गए वो शायद रिटेन रह जाएगा, बट उसको कुछ रिटेन नहीं रहने वाला लंबा। तो जो भी मैंने बात करी, लोग पर्सनैलिटी को प्यार करते हैं, कंटेंट को प्यार नहीं करते हैं। यूट्यूब का बहुत बड़ा गेम है, अगर समझने की कोशिश करो। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा, लोग सुनना चाहते इसने क्या दिया। अच्छा, आप खुद सोचो ना, आप मूवी देख के आते हो, उसके बाद भी आप रिव्यूज देखते हो, जिसका देखते होगे, क्यों देख रहा है कोई? जब मूवी देखा है तुम, अब क्यों रिव्यू? पहले देखो तो साइंस बनाती है। लोग मूवी देखने के बाद में रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरा जो ओपिनियन क्या उससे वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। सिमिलरली एक चैनल है स्पोर्ट्स तक, आज तक वालों का, वो क्या करते हैं, मैच खत्म होने के बाद ना 1-1 घंटे के लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, यार इन्होंने ऐसा नहीं खेला, ऐसा खेलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। मैच खत्म होने के बाद वो डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने मैच देख लिया है, मैं बैठ के उनको सुन रहा हूँ, क्यों सुन रहा हूँ? करेक्ट। मैंने मेरे जो अंदर फीलिंग है कि आर दे टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग और नॉट? हां, करेक्ट। तो बेसिकली लोग पर्सनैलिटीज को लाइक कर रहे हैं, ना कि कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। उसको पता है कि क्या बोलेगा, मेरे को उस स्पेसिफिक बंदे की पर्सनैलिटी जाननी है। रील्स में वो पर्सनैलिटी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। करेक्ट। मतलब अब तो क्योंकि मुझे लगता है इतना सारा कंटेंट आ गया ना शॉर्ट फॉर्म, तो पर्सनैलिटी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल इम्पॉसिबल ही हो गया है। या आप कुछ ऐसा कुछ कर लो कि जैसे कुछ लोग मास्क पहन के बना रहे हैं, कुछ बना के आप कुछ एकदम अपने आप को अलग बना लो, तो जिससे बंदे को शायद रिकॉल रहे, बट उससे ना 30 सेकंड, देखो सिंपल सी बात, 1 मिनट की रील बननी है, अब तो 3 मिनट की कर दी उन्होंने, बट नॉर्मली लोग छोटी बनाएंगे। तो छोटी के अंदर ना आप बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे आपकी पर्सनैलिटी लाइकेबल बने या अनलाइकेबल बने। राइट, राइट। क्योंकि 30 सेकंड में, 50 सेकंड में आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से लोग एक बार ऐसे फेम में आ भी जाते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं आते, लोग उनको रिकॉल नहीं कर पाते। बिल्कुल, उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो स्टैंपिंग है या अपना जो फुटप्रिंट्स है वो नहीं छोड़ पाते इतनी स्ट्रांगली जैसे आप। ये बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये मैंने किसका सुना था, शाहरुख खान का सुना शायद इंटरव्यू में, उन्होंने बोला बीइंग रेलेवेंट फॉर अ डिकेड इज अ बिग थिंग। क्योंकि क्या होता है, ऑडियंस चेंज होती है, ऑडियंस के टेस्ट चेंज होते हैं। करेक्ट। अगर मैं अपने आप को ही देखूं, 2017 में जिस टाइप का कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा था, आज मैं नहीं कर रहा। तो जो क्रिएटर्स को मैं कंज्यूम कर रहा था, आज मैं नहीं कर रहा। करेक्ट। तो अगर वो क्रिएटर्स ने गलती नहीं करी है, सही बात है, मैं बदल गया। करेक्ट। और क्या उनके व्यूज नहीं आ रहे? Right. शायद उनके आज भी व्यूज आ रहे हैं। तो नई ऑडियंस उनके पास में आ गई और मेरी जैसी ऑडियंस उनको छोड़ के चलेगी। गेम है सारी की सारी कि हमको उस ऑडियंस को सालों तक बांध के रहना है। करेक्ट। कैसे कर सकते हैं? इवॉल्व करके। वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। हाँ, वो भी एक आर्ट है। मुझे लगता है रणवीर इलाहाबादिया जो है बहुत बढ़िया इवॉल्व किया है, कि मतलब मुझे लगता है कि जहां ट्रेंड जाता है वहां घूम जाता है। पुष्कर राज ठाकुर बहुत बड़ा एग्जांपल है अपने आप को चेंज करने का। मतलब एक जमाना था जब MLM चल रहा था, तो MLM कर दिया। अच्छा। फिर MLM चेंज हुआ, फिर उसके बाद में बिजनेस कोच बन गया। राइट। क्योंकि बिजनेस कोच का ट्रेंड चल रहा था। Right. बिजनेस कोच खत्म हुआ, उसके बाद में अभी ट्रेड वाला, राइट, शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो गई। राइट, अब क्रिप्टो का बूम आ रहा है, अब क्रिप्टो शुरू कर देगा। राइट, महात्मा जी टेक्निकल भी उसी के साथ शुरू हुआ था। राइट। अमरीश पहले स्टार्टिंग के अंदर पोएट्री कर रहा था, पोएट्री करने के बाद में उसने डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी। राइट। डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यूट्यूब को डिजिटल मार्केटिंग कह रहा था, उसने डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में फिर वो यूट्यूबर बनाने लग गया, क्योंकि उसको समझ में आया कि मैंने नॉमेनक्लेचर गलत कर दिया। एक्चुअली मैं यूट्यूबर बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूबर बना लेता हूँ। राइट। फिर आज वो कुछ और कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ वो ट्रेडिंग के कोर्सेज, मतलब वीडियोस डाल रहा है। राइट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग। Right. तो मतलब बंदा क्या कर रहा है कि जैसे उसको समझ में आ रहा है, ये बन रहा है, बन रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व करने से आप लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहते हो। करेक्ट, आपकी बहुत अच्छी फाइंडिंग है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं साहिल जी, इवॉल्व इज द राइट वर्ड। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ, अपने नॉलेज स्ट्रीम और जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं चेंज करे, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्सोलीट हो जाते हो, पीछे रह जाते हो, या आप उस लीग में नहीं रहते जिस लीग में आज की डेट में आपके कंटेम्परेरीज हैं। वेल अप्रिशिएटेड। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूँ आपको। मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा सूडो करता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस ना बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी। MBA वाला लौटा था
मार्केटिंग हेड था, राइट तो एकदम प्रोफेशनलिज्म था, राइट टोन में इंग्लिश था। राइट तो हाय गाइस, दिस इज साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे चलता था मेरी Right. वीडियो। राइट फिर कुछ टाइम के बाद ना मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी वाला दिमाग यहाँ पे भी लगाया राइट कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि इंडिया के अंदर यूथ है, तो मेजर चंक यूथ का है, मुझे यूथ को लाइकेबल बनना उनके लिए। क्योंकि मुझे ये वाली कहानी समझ में आ गई थी कि लोग कंटेंट को फॉलो नहीं करते, पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं। तो मेरे को उनकी ऐसी पर्सनालिटी बननी थी जो मैं लाइकेबल बन जाऊँ। तो मैंने देखा वो क्या क्या ट्रीट्स करते हैं, मैंने उन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू अच्छा किया। तो मुझे समझ में आ गया लौंडा बोलना है, टी शर्ट्स पहननी है, बाल खड़े करने हैं, दाढ़ी ग्रूम रहनी चाहिए, देसी बातें करो तो लोग वो बैंड बाजा बारात वाला सीन, अच्छा मैं वो पर्सनालिटी बनानी है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहूँगा 2-2.5 महीने बहुत फोर्सफुली काम किया, अच्छा पर आज मेरी पर्सनालिटी नेचुरली ऐसी हो गई। पहले मैं ऐसा नहीं था, मतलब मैं ये बोलूँगा, पहले मैं ऐसा, मैं कहूँगा 80% था अपने दोस्तों के साथ बहुत क्लोज वाले। अच्छा अब मैं पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है एक्सट्रीमिस्ट हो गया और सबके सामने हो गया। तो आप भी इवॉल्व हुए हाँ, तो मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि ऑडियंस के हिसाब से भी इवॉल्व अपनी पर्सनैलिटी को भी कर सकते हो अगर अच्छा क्रिएटर बनना है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और जो आप इतनी माइक्रो लेवल पे जाकर के या मैक्रो लेवल पे जाकर के जो आप इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हो, शायद मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इस टाइप की थॉट प्रोसेस के साथ। साहिल जी, अब जो सेक्शन है ये आपके खास फैंस के लिए है, हु वांट्स टू नो मोर अबाउट साहिल खन्ना। आपने इतनी ज्ञान की बातें करी, इतना कुछ अपना विजडम दिया, इतना थॉट प्रोसेस दिए लोगों को, एक नई स्ट्रीम दी, और अपनी स्ट्रगल के बारे में आपने काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया। तो अब हम एक ट्रू जो आपका अंदर का साहिल खन्ना उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरे कुछ डायरेक्ट सवाल हैं, उसके प्लीज आप जवाब दीजिएगा। हु इज योर इंस्पिरेशन? डीप है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते गए। मैं धीरू भाई अंबानी जी को मानता हूँ ओके सबसे बड़ा, कि मतलब अभी भी गुरु पिक्चर में जब वो खड़े होके बोलते हैं ना, मतलब गुरु पिक्चर में वो दिखा रखा है, हाँ, हाँ। वो वाला देख के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो अच्छा। सीन देख के। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जनरेशनल एंटरप्रेन्योर वाला जो कीड़ा था, अ, सब कुछ किया, बहुत बड़ा बिजनेस खुद से बनाया। जी मतलब जब उनकी डेथ हुई है उस टाइम पे अगर भाई अलग ना होते तो आज बिजनेस किसी और ट्रेजेक्टरी पे हो सकता था। करेक्ट, एब्सोल्युटली वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। राइट। दूसरी साइड पे मुझे थोड़े शाहरुख खान बहुत बढ़िया लगते हैं अच्छा कि एक टैलेंट को यूटिलाइज करके दूसरी फील्ड में भी घुस जाना। शाहरुख खान मूवीज तो बनाते ही है, साथ में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया, करेक्ट उस अपने नाम का यूज करके प्रोडक्शन हाउस को भी अच्छा स्केल करना शुरू कर दिया। राइट, फ्यूचर वीआर में आने वाला है, एआर में आना चाहिए, उसमें भी आ गया। एनिमेशन में आना चाहिए, तो उसमें काम करने के लिए अभी से शुरू कर दिया। राइट। इसलिए मुझे वो भी बढ़िया लगते हैं। आप स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं? क्रिकेट। एंड हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली अभी के टाइम पे। कोई पुराना, कोई आपका फेवरेट? पुराना रिटायर्ड इरफान पठान, युवराज सिंह। अच्छा, दे यूज्ड टू बी योर ड्रीम। हाँ, मतलब इरफान पठान इसलिए क्योंकि जब मैं छोटा हुआ करता था तो उस टाइम नए नए इरफान पठान आए थे और सब मुझे बोलते थे तू भी इरफान पठान है। मैं ऑलराउंडर था, तो अच्छा। बैटिंग भी करता था और बॉल स्विंग भी कराता था, तो मुझे इरफान पठान कहते थे। और युवराज सिंह इसलिए वो 6 छक्के, मतलब वो जो स्टाइल है ना, स्टाइल ऑफ बैटिंग इज वो, मतलब। एंड योर फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ओके। आपकी हॉबीज क्या क्या है इतने बिजी शेड्यूल में? हॉबीज कंटेंट कंज्यूम करना। अच्छा हाँ, मैं बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखता हूँ, अच्छा ओटीटी पे कंटेंट देखता हूँ, ओके रील्स देखता हूँ। ओके मतलब मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंटेंट कंजम्पशन में जाता है, क्योंकि अभी कंटेंट कंपनी बनानी है। ओके अगर कंटेंट को बेटर समझूंगा तभी मैं अच्छा बना कंटेंट पाओगे। बना पाऊंगा। इसलिए मैं कंटेंट अब उस नजरिए से देखने लग गया हूँ ओके। कि वाह क्या डायरेक्शन करी है, वगैरह वगैरह। फेवरेट सिंगर? सोनू निगम। आपने कहा बहुत अच्छा गाना गाते थे, तो अगर हमारे व्यूअर्स को अगर 2 लाइन अगर आप अपने गाने की सुना दे तो विल बी मोर देन हैप्पी। कॉपीराइट आ जाएगा आप तो मैं उतना, हाँ, अपना खुद का गाना सुना रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर। तो ये अनरिलीज सॉन्ग है, मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था यूट्यूब शुरू करने के बाद, जिसमें ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम, गर्लफ्रेंड थी वो मेरी, तो उसको लगता था मैं उसको टाइम नहीं देता, और जेन्युइनली मेरे को अब लगता हूँ तो मुझे लगता है मैं टाइम नहीं देता, क्योंकि बिजनेस 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 तो बहुत ज़्यादा होता था। तो उसके लिए बनाया था, पंजाबी है, लेवल देख लेना एक बार। ओवे मैं थक गई सजना तेरी मिन्नतां कर कर के,
वे तू कदर ना पाਉਂਦਾ बड़ा देखिया मर मर के जे तू शक मेरे ते करदा ना तां तोड़ दे वे यारा साडी निभनी नहीं तू छल्ला मोड़ दे वे यारा साडी निभनी नहीं तू छल्ला मोड़ दे वे यारा। ऑसम ऑसम साहिल जी, ये हिडन टैलेंट तो शायद किसी को पता ही नहीं होगा आपके बारे हमारी में। बहुत सारी साइट्स है जो यूट्यूब पे नहीं डाली गई है। आपको एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूंगा, आप इसको भी एक अपना पैशन बना करके इसका भी एक यूट्यूब स्टार्ट करें। अगर आप देखोगे उस साइड पे एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, हाँ, उस मैंने कीबोर्ड देखा। पे सामान पड़ा रहता है। जी जी जी। मैं लाया इसलिए था कि मैं ऑफिस में रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, और जब मैं ऑफिस में आता हूँ मुझे अभी एआई ज्यादा वो कर रहा है, मतलब पता क्या हो गया मेरे को ना, घर वालों ने दिमाग में थॉट डाल दिया कि तू पैसा नहीं कमा सकता सिंगिंग से, और वो दिमाग में कहीं ना कहीं, अब मैं यूट्यूबर बनने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अब मैं बना सकता हूँ, बट पता नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट आता है कि दिस इज अ पैशन नॉट अ बिजनेस, तो अपनी मेजर एनर्जी बिजनेस में लगाई जाए, पैशन देख लेंगे। मतलब बेसिकली मजा, आपके पैशन मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, मुझे बातें करने में बहुत मजा आता है तो मैं Right. बातें कर लेता हूँ। बट मैं एक कॉम्प्लीमेंट और दे दूं साहिल जी, जितनी देर हमने वो गाना सुना, हम आपको सुन रहे थे और हम कहीं खो गए। वो एक ब्यूटी थी, वो जो डेप्थ थी आपकी आवाज के अंदर या आपके अंदर जो वर्ड्स निकले आपके, जो भी वो हार्ट टचिंग थे, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सो मच। साहिल जी, इतने बिजी शेड्यूल में वाइफ है, बच्चा है, फैमिली है, दोनों को बैलेंस कैसे करते हो आप? बहुत वर्कहॉलिक जो भी आपने बताया। अभी मैं जेन्युइनली आपको बता दूं, आपने बहुत बार बोल दिया बिजी शेड्यूल, मेरा नहीं है बिजी शेड्यूल। अब नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम सबके पास होता है। Okay. ये ना पहली बात नहीं आती थी मुझे समझ में, अब मुझे समझ में आता है टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटीज नहीं होती है। हाँ राइट। तो अब मेरे पास वो प्रायोरिटी सेट हो चुकी है, तो अब Okay. मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मतलब Okay. ऐसा होता है कि किसी दिन बेटी ने कहा पापा स्कूल नहीं, मतलब ऑफिस नहीं जाओ आज, मैं नहीं जाता, मैं फोन करता हूँ अदिति को कि आज कुछ नहीं जाना मेरे को, Cancel. कुछ है तो बता दो, अर्जेंट, कुछ पोस्टपोन हो सकता है तो कर दो। बहुत बढ़िया। तो अब मैं थोड़ा फैमिली मैन टाइप्स हो गया, वही मैं कह रहा हूँ ना, कंपनी बेचने के बाद थोड़ी सिक्योरिटी टाइप्स आ गई फाइनेंशियल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे पाता हूँ। तो अपने वो बैलेंसिंग आ गई है अब आपको। अब बैलेंसिंग नहीं, मेरे साथ हमेशा एक्सट्रीम वाला एंगल ही रहता है। जाते जाते मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को, जैसे आपकी आज इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही, सब कुछ जानने में बड़ी खुशी हुई होगी, तो कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसे ट्रेट्स आप चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स अपने अंदर डालें ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके? एक प्रिंसिपल होता है काइजन का, जो कि कहता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत मीडियोकर बच्चा था, मीडियोकर भी नहीं कहूंगा, बिलो मीडियोकर था, बट मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना कंपाउंडिंग समझ में आ गई। रोज अगर कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा ना, तो ना मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच जाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राइट। मैं ब्रिलियंट नहीं था, मैं साफ बोलता हूँ। आज मुझे लगता है कि आज मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, बट उस टाइम पे मेरा दिमाग सोचने का अच्छी कैपेबिलिटीज नहीं थी। तो जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो जब हमने एजेंसी शुरू करी तो मुझे सीखना था जी। तो ऐसी पढ़ने की आदत बन गई। तो मैं सबको एक बोलता हूँ कि अगर आप जिंदगी के अंदर रोज का 1 घंटा अपनी सेल्फ लर्निंग पे दे देते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ रोज ना एक बात सीखते हो, स्किल भी नहीं कह रहा, एक बात सीखते हो कि भाई पानी पीते वक्त नहीं करना, ठीक है, इतनी सी बात। तो आप 1 साल के अंदर कितनी बातें सीखोगे? 365 बातें। करेक्ट। 200 तो याद रहेगी। अगर 5 साल ऐसी चीजें कर दी, 10,000 बातें हो जाएगी। करेक्ट। आप कितने बेटर इंसान बन जाओगे, और अगर ये स्किल हो जाते हैं तो आप कितने बेटर स्किलफुल बंदे हो जाओगे। वेरी राइट। तो कॉन्स्टेंटली अगर कोई भी चीज के ऊपर काम करते हो तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक मीडियोकर बंदा लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकता है अगर वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करे। दूसरा है, लाइफ में कोई भी चीज ना पक्की पकाई खिचड़ी नहीं है कि आपको कोई कह देना एक फ्रेमवर्क है जी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 5 पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। किसी भी बंदे से पूछ लेना जो उसने एक्चुअली काम किया है। यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो खाली डे 1 से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको पता है कि दुनिया कहती है ऐसा करना है और मैं कर रहा हूं, मेरा हो नहीं रहा। आपने भी देखा होगा ये चीज। तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, सब कुछ एक है, वो है एक्सपेरिमेंट एंड मेजर। जो सोच रहे हो कर दो, देखा जाएगा, तो उसके बाद वहां से फीडबैक लो।
उससे सीखो, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करो। करेक्ट। जो एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। ये सेकंड वाली एडवाइस है, ये एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए है जो करेंटली बिजनेस कर रहे हैं। पहली एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जो भी लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हैं। आई होप साहिल जी आज की पॉडकास्ट काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सवाल हमारे और बहुत सारे हैं, वो नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में फिर आपके साथ बिल्कुल, करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाइस मीटिंग है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।